जब 370 था तब क्या चीज़ें थी और 370 जब एब्रोगेट हुआ उसके बाद क्या डिफरेंसेस आए? वहाँ का कहते हैं कि ब्लड रेड नहीं होता, ऑलिव ग्रीन कलर का ब्लड Yes, चलता है। it is still you do not bleed red, you bleed यू olive. ब्लीड ऑलिव ग्रीन। Yes, बस आपको वो जज्बा चाहिए और प्योरिटी ऑफ इंटेंशन। मैं हर बार बात करता हूँ कि आपकी इंटेंशंस बिल्कुल प्योर होनी चाहिए। द नीड ऑफ द आवर इज मोटिवेशन और डिसिप्लिन। UPSC is tough, but the service is even tougher. अकॉर्डिंग टू मी प्लान बी इज लाइक अ लाइफ सेविंग जैकेट और अ पैराशूट। As long as age is on your side and you are sincerely preparing for UPSC, 4 jobs आपके हाथ में आराम से आएंगी आएंगी। Why many engineers are coming in UPSC? One should take philosophy as the optional. He says we are not what we are. We are what we are not. So your interview reminds me of a scene of 12th Fail movie. Have you watched that? वक्त बर्बाद करने वालों वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा, उसको हालात ही ना छोड़ेंगे जो खुद को हालातों पे छोड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तथास्तु के संवाद पॉडकास्ट में। मेरा नाम है लक्ष्य। कहते हैं विजेता वो नहीं है जिसे कभी हार ना मिली हो, पर विजेता वो है जिसने कभी हार मानी ना हो। जी हाँ, आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने इस लाइन को सही साबित कर दिखाया है। हमारे साथ हैं आज मेजर अभिनंदन सिंह, जिन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 में 549 रैंक हासिल की है और यूपीएससी इंटरव्यू में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त किए हैं, जो कि 210 है। शुरू करते हैं ये वार्तालाप का सफर, जो शुरू होगा अखनूर से दिल्ली तक, आर्मी से यूपीएससी तक और फाइनली स्ट्रगल से सिलेक्शन तक। आइए जुड़ जाइए हमारे साथ इस सफर में। जय हिंद सर। जय हिंद लक्ष्य। कैसे हैं सर आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ सर। कैसा फील हो रहा है सर आपको फाइनल लिस्ट में, होली पीडीएफ जिसे कहते हैं, उसमें अपना नाम देखकर? फ्रैंकली नाम मैंने खुद देखा नहीं, मुझे मेरे बड़े भैया हैं, उन्होंने कॉल करके बताया। और जहाँ तक फील करने की बात है तो आई थिंक खुशी तो हुई, बट नॉट वेरी आउट ऑफ द वर्ल्ड की, बहुत जैसे सातवें आसमान को छूने वाला कोई ऐसा फीलिंग नहीं, बिल्कुल नॉर्मल खुशी थी कि सक्सेस मिली है। बट अगर आप कहो कि बहुत ज़्यादा उत्साह, वैसा कोई बात नहीं। शायद में भी ट्रेनिंग के कारण या आर्मी में इतने साल रहने के कारण, तो सफलता और असफलता दोनों शायद जीवन के पहलू हैं। तो किसी को भी ज़्यादा आई थिंक उस तरह ज़्यादा महत्व देना ठीक नहीं। तो सर आपने घर पे बताया? जब बताया तो कैसा फील हुआ वहाँ पे घर पे सब? एक्चुअली घर वाले ही कॉल करके मेरे तक। अच्छा, मतलब घर वालों ने बताया? जी, घर वाले कॉल करके आए, तो भैया जी का कॉल आया, तो उन्होंने बताया कि सिलेक्शन हो गया है, 549 रैंक है। तो वो मोमेंटरी थोड़ा नर्वसनेस भी रहता है जब उन्होंने बताया कि रिजल्ट आ गया। फिर उन्होंने 2-3 सेकंड का पॉज लिया, तो वो था थोड़ा नर्वसनेस। बट जब उन्होंने बताया तो सेटिस्फैक्शन था, खुशी थी, अच्छा लगा। हाँ, तो सर आपको जो ये रैंक मिली है, तो इसका श्रेय, जो आप अपनी सक्सेस का श्रेय किसको देना चाहेंगे? देखिए लक्ष्य जी, अगर मैं सक्सेस के श्रेय की बात करूं और अगर मैं किसी एक इंडिविजुअल का नाम लूं तो वो शायद सही नहीं होगा। सक्सेस का श्रेय आई थिंक राइट फ्रॉम जब हम छोटे बच्चे से, जब स्कूल लाइफ शुरू करते हैं, हमारे माता पिता, फिर हमारे जो पूरे स्कूल की, कॉलेज की शिक्षा का जो दौर रहा, पूरे 20 साल जो पढ़ाई करी स्कूल कॉलेज में, तो उसमें कई ऐसे टीचर्स रहे जिन्होंने वो थॉट प्रोसेस को शेप करने में मदद करी, जिन्होंने मेहनत करना सिखाया। और उसके बाद इवन आर्मी में आने के बाद जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 1 साल का ट्रेनिंग रहा, जहाँ वो आपकी लिमिट्स को टेस्ट करते हैं और इनफैक्ट आपको ये सिखला दिया जाता है कि शायद लिमिट नाम की कोई चीज़ होती नहीं। और वो मेरे सारे सीनियर्स, जूनियर्स जिन्होंने मेरी सपोर्ट करी, तो आई थिंक श्रेय उन सबको जाता है। मतलब कभी श्रेय हम किसी एक इंडिविजुअल को नहीं दे सकते कि कोई अगर जीतता है तो उसमें सबकी भागीदारी होती है। जी बिल्कुल, मैं अक्सर इनफैक्ट एक जगह मैं लेक्चर दे रहा था, तो उसमें ये बात मैंने कही थी कि यदि कोई भी सक्सेस के शिखर पे, पहाड़ पे खड़ा है, तो वो पहाड़ है लोगों की दुआओं का, जो हमें सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने बचपन से हमें उंगली पकड़ कर चलना सिखाया। तो यदि कोई कहता है कि वो पहाड़ मैंने अकेले ही चढ़ लिया, तो शायद वो थोड़ा गलत होगा। सर जैसे मैं अभी आपके बारे में पढ़ रहा था कि आपका आर्मी बैकग्राउंड भी रहा, फिर यूपीएससी भी, मतलब काफ़ी मल्टी टैलेंटेड आप मुझे लगते हैं। मतलब आपका बास्केटबॉल में भी इंटरेस्ट, मतलब एकेडमिक्स भी आपका अच्छा, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी आप आगे। तो क्या आप बचपन से ही इतने मेधावी स्टूडेंट रहे हैं, मतलब स्कूल लाइफ की अगर बात करें तो? स्कूल लाइफ की अगर एंट्रेंस की एक किस्सा मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जब ऑब्वियसली जब फर्स्ट एलकेजी में एडमिशन होना था, तो मैं कोई तैयारी नहीं करी थी। कुछ बच्चे होते हैं जो प्री नर्सरी वगैरह करते हैं, तो मुझे कुछ आता नहीं। तो एंट्रेंस टेस्ट था स्कूल का,
तो मैं सेंट फ्रांसिस हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ा हूँ, तो मेरे बड़े भाई और बड़े बहन दोनों उसी स्कूल में थे। तो जिस दिन टेस्ट हुआ तो मुझे एक्चुअली ना ही एबीसी आता था, ना ही गिनती आती थी, और लिखने का सवाल ही नहीं था। तो मैं टेस्ट में बैठा था, काफ़ी देर बैठा रहा। जैसे ही मुझे मौका लगा तो बाहर मेरी बड़ी सिस्टर जो है वो खड़ी थी, मैं उनको खींच के अंदर लेके आया। तो आई थिंक उन्होंने हेल्प करी मुझे कुछ लिखने में। मे बी एडमिशन तो शायद वैसे भी हो जाता, बट वहाँ से शुरुआत हुई थी जहाँ मतलब पढ़ाई करना शायद इतना अच्छा नहीं लगता था स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे जैसे मिडिल स्कूल 5th 6th क्लास से आगे बढ़ना शुरू किया, तो फिर थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ कि ज़िंदगी में किन किन चीज़ों का महत्व है। तो उसका श्रेय आई थिंक टीचर्स को ही जाता है, तक उन्होंने वो रोशनी दिखाई। तो धीरे धीरे वो चीज़ें आगे बढ़ती गई। तो आपने जैसे अभी टीचर की बात की कि वो रोशनी दिखा दें, कोई एक ऐसी टीचर जिन्होंने आपको कुछ ऐसा बताया हो जो आपके लिए काफ़ी यू टर्न टाइप का हुआ हो लाइफ में? अगर मैं एक टीचर का नाम लेना चाहूँ तो हमारे प्रिंसिपल रहे जो हमारे सेंट फ्रांसिस में, फादर जोसेफ उनका नाम है। ओके। तो सिंस ही इज़ अ मिशनरी, और उन्होंने हमें लगभग 4 साल, जब मैं 9th क्लास में था वो तब प्रिंसिपल बने थे, तो 12वीं कक्षा तक वही प्रिंसिपल रहे। इनफैक्ट आज भी वो, मैं उनके साथ टच में हूँ। तो उन्होंने जो जीवन की वो 4 साल में हमारी चीज़ें सिखाई हमें, कि किस तरीके से हमें बोलना है, किस तरीके से देश के लिए सोचना है, किस तरीके से हर चीज़ जो हमें करनी है एक अच्छे तरीके से सोच के करनी है कि वो देश के लिए कैसे फ़ायदेमंद होगी। तो आई थिंक वो एक टीचर मैं अगर नाम लेना चाहूँ, टीचर्स तो बहुत हैं, बट अगर आपके राइट एट द टॉप अगर आप मेंशन करेंगे तो फादर जोसेफ का नाम सबसे पहले आएगा। के मतलब आप एकेडमिक्स में काफ़ी अच्छे रहे। सर, जब एकेडमिक्स की बात चलती है, स्कूल लाइफ की बात होती है, तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी नाम जुड़ता है, क्योंकि अगर अभी की जनरेशन देखी जाए तो वो ज़्यादातर सभी एकेडमिक्स पे फोकस कर रहे हैं कि बस कैसे भी करके अच्छी रैंक मिल जाए, अच्छे मार्क्स आ जाएं, पर हम अभी फोकस नहीं कर पाते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। तो आपने स्कूल लाइफ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या क्या किया? लक्ष्य जी, स्टार्टिंग फ्रॉम मतलब सेकेंड या थर्ड क्लास के बाद से ही एम था कि कोई भी इवेंट होता है जो, उसमें पार्टिसिपेट करना है। राइट फ्रॉम डिबेट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, और इनफैक्ट मैं कभी कोई अच्छा सिंगर या डांसर नहीं था, इनफैक्ट उन चीज़ों में भी पार्टिसिपेट करा करता था। वो इंटेंशनल एक एफर्ट था, ना कि उस चीज़ को स्किल डेवलप करने के लिए, बट वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए, कि स्टेज फियर जो है उसको ख़त्म करने के लिए। तो वो कंटिन्यूस एफर्ट रहा। फिर स्कूल के बाद कॉलेज में भी कल्चरल एक्टिविटीज़ तो नहीं करी कॉलेज में, बट लिटरेरी कोई भी इवेंट होता था कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो हमेशा बढ़ चढ़ कर वॉलंटियर करके उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश रही। तो सर क्या क्या मतलब आप बेसिकली, मतलब अगर मैं एक दो चीज़ें पूछूं कि क्या किया था एक्स्ट्रा करिकुलर में, कि जो कि मतलब आगे के स्टूडेंट्स भी आपसे सीखें कि स्टडीज़ के साथ साथ वो और क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहला एक स्किल जो बच्चों में और इनफैक्ट सिविल सर्वेंट्स में भी जो होना चाहिए, वो कम्युनिकेशन स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो आप क्लास से ही शुरू कर सकते हैं। जैसे क्लास में आप इंग्लिश और हिंदी की टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, तो वो आपको खड़ा करके पढ़ने के लिए बताते हैं, तो उस चीज़ में इंटरेस्टिंग एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। ऐसा नहीं कि वो उसको एज अ फटीग नहीं लेना है कि टीचर ने बोला है तो जस्ट मुझे रीड करके अपना टर्न ख़त्म करना है। तो वो चीज़ हो गई। उसके बाद कोई भी इवेंट होता है, जैसे डिबेट्स हो गई, स्पीच देना हो गया, इलोक्यूशन कंपटीशन हो गया, पोइट्री राइटिंग हो गया, तो इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करिए। तो मैंने भी कोशिश करी कि इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करता रहूँ। तो आई थिंक धीरे धीरे वो चीज़ डेवलप होना शुरू हुई। बहुत अच्छा सर। आप जम्मू कश्मीर के अखनूर से हैं, तो सर जब अखनूर या फिर जम्मू कश्मीर की बात आती है तो मुझे पता नहीं क्यों करंट गवर्नमेंट ने जो 370 एब्रोगेट किया आर्टिकल, तो वही जहन में आ रहा था अभी। तो मेरा सवाल ये है कि जब 370 था तब क्या चीज़ें थी, और 370 जब एब्रोगेट हुआ उसके बाद क्या डिफरेंसेस आए? क्योंकि नॉर्मल जनता को तो बस श्योर था कि बस आर्टिकल 370 हट चुका है, आर्टिकल 370 हट चुका है, बट फॉर अ लेमन टर्म आप प्लीज़ थोड़ा सा इस पे रोशनी डालिए कि 370 से पहले क्या था और एब्रोगेट होने के बाद क्या डिफरेंस आया जम्मू कश्मीर में। देखो, 370 की अगर बात करी जाए तो उसमें कुछ प्रोविजंस थे, जिसमें अगर 370 प्रॉपर, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है उसकी अगर हम बात करें, तो उसमें क्लियरली ये लिखा है कि जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट है वो 4 चीज़ें हैं। उसमें कम्युनिकेशंस एक है, फॉरेन अफेयर्स, उसके बाद सिक्योरिटी, और आई थिंक वन मोर इज देयर। उन 4 चीज़ों को छोड़ के अगर पार्लियामेंट को किसी भी चीज़ पे लॉ बनाना है तो उसके लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। तो 370 हटाने से पहले भी 1950 का एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था, उसके बाद 1954 का 1954 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था। सब्सिक्वेंट काफ़ी ऑर्डर्स आने के तहत कई चीज़ें ऐसी थी जो कॉन्स्टिट्यूशन की ऑलरेडी जो एप्लीकेबल थी ऑन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
कुछ चीज़ें थी जैसे कि आर्टिकल 35 अल्फा जो है उसकी बात करते हैं, जिसमें स्पेशल स्टेटस दिया गया, जिसमें परमानेंट रेजिडेंट्स डिफाइन करने की बात करी गई। तो ये एक प्रोविजन है जो 370 हटने के बाद दूर हुआ। दूसरा, मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसे लगता है कि जो 370 की हम बात करते हैं वो एक साइकोलॉजिकल चीज़ ज़्यादा थी रादर देन प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड अगर हम देखें कोई ज़्यादा बदलाव लाने की चीज़। 370 एब्रोगेशन के बाद जम्मू की बात करूं तो जम्मू में ज़्यादा बदलाव नहीं आया। यस, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज डेवलपमेंट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बड़े हैं। प्राइवेट सेक्टर का अगर मैं बात करूं तो अभी मेरी नज़र में ऐसा कोई खास प्रोजेक्ट जम्मू में मैं नहीं देख पाया। हो सकता है कि मैं, क्योंकि जम्मू की न्यूज़ ज़्यादा फॉलो नहीं करता, उस कारण से हो सकता है। बट अगर मैं कश्मीर वैली की बात करूं तो पिछले वर्ष मुझे मौका मिला था कि मैं कश्मीर वैली में जाऊं। तो एक जो मेन बदलाव जो मैंने देखा, अक्सर लाल चौक को जो हम हिस्टोरिकली देखते आए हैं तो उसमें ऐसा माना गया है कि लाल चौक एक ऐसी जगह है जहाँ पे फ्रीली मूव करना बहुत मुश्किल है। बट इस बार जब मैं श्रीनगर गया तो लाल चौक में था मैं, तो इवन रात को 11-12 बजे आप आराम से वहाँ घूम सकते हैं। तो ये एक बदलाव जो मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पे महसूस किया, तो वो मैं आपके श्रोताओं को बताना। एक खुद का कुछ कॉन्स्टिट्यूशन भी था जम्मू कश्मीर का? जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, 370 में उन 4 चीज़ों को छोड़ के बाकी सब चीज़ों के लिए जम्मू कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। लेकिन धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स के तहत जो इंडियन पार्लियामेंट लॉज बनाती गई उसको स्टेट गवर्नमेंट्स रेटिफाई करके स्टेट में इम्प्लीमेंट करती गई। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस। जी ठीक है सर, ये तो रही जम्मू कश्मीर की 370 की बात, पर आगे बढ़ने से पहले चाय ले लेते हैं। जी बिल्कुल, आप लीजिए। हाँ सर, जम्मू कश्मीर की वो भूमि पता नहीं क्यों आर्मी की लाइफ याद दिलाती है, क्योंकि आपका भी बैकग्राउंड आर्मी का रहा। तो क्या जम्मू कश्मीर से होने का कारण है कि आर्मी में इंटरेस्ट आया क्योंकि आपने वहाँ की आर्मी लाइफ देखी, या फिर कुछ और रीज़न था कि आपने आर्मी लाइफ के लिए चुनाव किया? जी ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो आर्मी में कभी कॉन्शियसली जाने का सोचा नहीं, क्योंकि फैमिली में ऐसे पॉजिटिवली एक्टिवली कोई आर्मी में था नहीं। बट छोटे होते से ही, जैसे मैंने बताया, टीचर्स उस तरह के मिले, माँ बाप का उस तरीके का प्रभाव था कि देश की सेवा के लिए कुछ ना कुछ उस डायरेक्शन में करना है। तो जैसे ही हमारा स्कूल खत्म हुआ उसके बाद कॉलेज के टाइम पे आई वॉज रनिंग एन NGO ऑल्सो। ओके। तो उसमें विश्वास नाम से एक संस्था हमने शुरू करी, हमने ग्राउंड लेवल पे काम करना शुरू करा। तो वो जज्बा था कि कुछ करना है देश के लिए। तो फिर जब मैं प्री फाइनल इंजीनियरिंग करी है, मैंने बीटेक करी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कि जम्मू में ही है, वहाँ से करी है। तो उसके प्री फाइनल ईयर में एक उस वक्त यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम हुआ करती थी। तो उसके तहत आर्मी की एक ऑफिसर्स की टीम आपके पास कॉलेज में आती है, वो आपका इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू के बेसिस पे वो आपको सेलेक्ट करके SSB के लिए भेजते हैं। तो आर्मी की टीम आई तो मैंने उसी दिन फॉर्म भर दिया वहीं देख के। तो उसके बाद सिलेक्शन हुआ SSB के लिए। तो 19 SSB जो कि इलाहाबाद में है, वहाँ पे SSB कंडक्ट हुआ और लकीली सिलेक्शन हो गया उस वक्त। और उसके जस्ट पहले मैंने एक एयरफोर्स का भी एग्ज़ाम दिया था, FCAT जिसको बोलते हैं। तो FCAT के तहत मुझे SSB में देहरादून में जाने का मौका मिला और वहाँ से भी मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया। तो जैसे ही मेरा इंजीनियरिंग का डिग्री खत्म हुआ तो उसके जस्ट तुरंत बाद मेरे पास ऑप्शन था कि मुझे इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना है या इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है। तो फिर क्योंकि मैंने अखनूर में रहते हुए, अगर आप जानते हैं तो अखनूर के आसपास काफ़ी फौज तैनात रहती है, तो वो मैंने ऑफिसर्स को, मैंने जवानों को वो ट्रेनिंग करते देखा है। वो वर्दी का जो वो ग्रेस होता है, वो ऑलिव ग्रीन जिसको कहते हैं, तो वो हमेशा अमेज करता था कि वहाँ का कहते हैं कि ब्लड रेड नहीं होता, ऑलिव ग्रीन कलर का ब्लड चलता है। इट इज स्टिल यू डू नॉट ब्लीड रेड, यू ब्लीड ऑलिव ग्रीन। यस। तो बस उसी रीज़न से एयरफोर्स की जगह इंडियन आर्मी ज्वाइन करी, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में जाने का मौका मिला। तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न। कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं था, बट जब मौका मिला कि हाँ विदेश सेवा इस तरीके से करी जा सकती है, तो फिर स्विच कर दिया गया फ्रॉम अ टोटली सिविलियन चाइल्ड टू समबडी हु विल गो ऑन टू बिकम अ मैन इन द इंडियन आर्मी। आप सर अभी आर्मी की बात बता रहे हैं तो मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है कि और कुछ पूछा जाए आर्मी में, क्योंकि आर्मी एक ऐसा चीज़ है जो काफ़ी मतलब एकदम जोश खरोश आ जाता है जब भी आर्मी की बात होती है। तो जब सर आपने आर्मी ज्वाइन किया और उसके बाद आपने अपने आप में क्या चेंजेस देखे जो आर्मी ज्वाइन करने से पहले नहीं थे, और आर्मी ज्वाइन करने के बाद आपने अपने आप में वो चेंजेस या फिर कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट्स देखे? देखिए, क्योंकि फिजिकल फिटनेस में बास्केटबॉल, जैसे आपने बताया, मैं पहले ही खेलता, तो फिजिकल फिटनेस तो शायद थी, उतने लेवल पे नहीं होगी, बट कुछ स्तर तक फिजिकली फिट था मैं। बट अकेडमी में इमीडिएटली जाने के बाद जो सबसे पहली चीज़ जो डेवलप होती है वो है मेंटल टफनेस। मेंटल टफनेस। अकेडमी में काफ़ी फेमस एक कोटेशन है कि व्हाटएवर डज नॉट किल यू
ओनली स्ट्रेंथन्स यू। तो जो चीज़ आपको मार नहीं रही है वो आपको ताकतवर बना रही है। तो वो जो एटीट्यूड है, वो मेंटल टफनेस है कि लिमिट सिर्फ दिमाग में है, अदरवाइज लिमिट नाम की, इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ नहीं। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो आमी ने सिखाई कि जो चीज़ आप एक बार सोच लेंगे तो उसको एक ही चीज़ रोक सकती है, वो है आप खुद। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा बदलाव, मेहनत मेहनत मैं पहले भी करता था, बट अब वो एटीट्यूड आमी ने सिखा दिया कि हारना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। मतलब वही है सर बात कि आपको कोई नहीं रोक सकता, मतलब इस पूरी दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो आपको रोक दे, बिल्कुल वो सिर्फ और सिर्फ आप ही हो जो अपने आप को खुद रोक रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर से बताना चाहूँगा कि जब अकेडमी हम ज्वाइन करते हैं तो हमें लगता है कि हम शायद 10 किलोमीटर बिना किसी वेट के नहीं दौड़ पाएंगे, 5 किलोमीटर नहीं दौड़ पाएंगे। और कुछ बच्चे होते हैं जो अकेडमी में आते हैं, कैडेट्स, जब जिन्होंने पूरी ज़िंदगी आज तक कुछ फिजिकल फिटनेस के नाम पे 2 किलोमीटर भी दौड़ नहीं लगाई होती है। तो उनके लिए और काफ़ी डिफिकल्ट होता होगा। इनिशियली डिफिकल्ट होता है, बट यू विल बी अमेज्ड बाय द टाइम अकेडमी खत्म होता है। जो हमारा अकेडमी का लास्ट रन बैक होता है वो लगभग 60-70 किलोमीटर लंबा रन बैक होता है। उसमें आपने 20-25 किलोमीटर का पिट्ठू उठाया हुआ है, आपने अपना हथियार उठाया है, आपने रेडियो सेट उठाया है, और ज़रूरत आने पर आपको अपने बडी का, जो आपका दोस्त है जो आपके साथ ट्रेनिंग कर रहा है, उसको भी उठाने की ज़रूरत पड़ सकती है, उसके हथियार को उठाने की ज़रूरत पड़ सकती है। और ये विश्वास करने की बात है कि वो एक नन्हा सा बच्चा जो शायद 2 किलोमीटर नहीं दौड़ सकता था, उसको 6-8 महीने की ट्रेनिंग के बाद इतना जोश और इतना आत्मविश्वास मिल जाता है कि वो 70 किलोमीटर का रन बैक दौड़ने के बाद भी जब ग्राउंड पे फिनिश लाइन क्रॉस करता है तो वो बैठता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी कंपनी जीत चुकी है। तो ये जो एक एटीट्यूड है कि कुछ भी मुमकिन है, बस आपको वो जज्बा चाहिए। और प्योरिटी ऑफ इंटेंशन, मैं हर बार बात करता हूँ कि आपकी इंटेंशंस बिल्कुल प्योर होनी चाहिए कि मुझे ये करना है और इस उद्देश्य से ये करना है। क्या इन्हीं चीज़ों के जो आप बता रहे हैं इतना, क्या यहीं से ही आर्मी लाइफ के जो पर्सनल्स होते हैं उनमें डिसिप्लिन और कहीं थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस? जी बिल्कुल, आई थिंक अकेडमी जो है वो आपको ये चीज़ें सिखाती है। अकेडमी में 2 चीज़ें होती हैं। एक है आपका जो ऑफिशियल मैंडेटेड आपका टाइम टेबल है। उस टाइम टेबल के बाद जो है वो ट्रेनिंग आपके सीनियर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको ट्रेन करना। एग्जाम्पल के तौर पे आप सुबह 4 बजे 5 बजे उठेंगे, आप इमीडिएटली पीटी जाएँगे। पीटी के बाद आपको आधे 1 घंटे का वक़्त मिलेगा जिसमें आपको पूरा अपना ड्रेस रेडी करना है। रेडी होके आपको मेस में खाना खा के जहाँ भी आपका क्लास है, जहाँ भी आपका ट्रेनिंग है, वहाँ पे पहुँचना है। तो आर्मी का सबसे बड़ा असूल है राइट प्लेस, राइट टाइम एंड राइट रेट। तो ये चीज़ वहाँ से सिखाई जाती है। उसके बाद आपके पूरे दिन का रूटीन है। रात को आप जैसे ही डिनर करके वापस अपनी कंपनी में वापस पहुँचेंगे, तो आपका एक सीनियर आपके लिए तैयार है, जो आपको पूरे दिन की ट्रेनिंग के बाद कुछ और ट्रेनिंग देगा। और वो ट्रेनिंग 9:30-10 बजे शुरू होती है और उसका ख़त्म होने का कोई टाइम नहीं। हो सकता है सुबह के 5 बज जाए, अगर आप लकी हो तो शायद 1-2 बजे तक वो ख़त्म हो जाए। मतलब लीनियंसी नाम की कोई चीज़ नहीं है वहाँ पर ऐसा? मैं लीनियंसी नहीं कहूँगा, बट आई थिंक वो जो रूथलेसनेस की बात हम करते हैं, रूथलेसनेस आनी ज़रूरी है, क्योंकि वो जो बैरियर्स तोड़ने हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, वो तभी आती है। मैं एग्जांपल के तौर पे एक और इंसिडेंट बताऊँगा कि पूरी-पूरी रात आप 60-60, 70-70 किलो के जो आपके वो हैं कैडेट्स, आपके बडीज़ हैं, हुँ। आप उनको उठा के खड़े रहेंगे। अच्छा, साइकिल्स हैं, वो आप पूरी-पूरी रात उठा के चलते रहेंगे। ओके। ऐसे ही हो सकता है कि हमें ये भी सोचने में दिक्कत होगी, पूरी रात हम चल भी सकते हैं। बट with the 60 and 70 kg of battle load, of individual load of a person's weight, आप खड़े होते और सक्सेसफुली कर पाते हैं, क्योंकि वो जोश है, क्योंकि वो लिमिट्स टूट चुकी हैं। तो आई थिंक वो वहाँ से वो सारी चीज़ें बनना शुरू होती हैं। जो आपने डिसिप्लिन की बात कही, तो वो रगड़ा जिसको हम मिलिट्री टर्म में बोलते हैं, वो रगड़ा मैं उसको रगड़ा नहीं मानता। वो एक्चुअली इज़ द चर्निंग प्रोसेस, चर्निंग जिसको हम कहते हैं कि वो कार्बन सेम है, ग्रेफाइट बन जाता है और वही डायमंड बन जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन इट इज जस्ट बिकॉज ग्रेफाइट का जो डायमंड में कन्वर्ट होना है, दैट हैपन्स अंडर ह्यूज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सिमिलरली ह्यूमन बींग्स, और जो हम ह्यूमंस के शरीर या माइंड की बात करते हैं, वो भी जितना ज़्यादा उस पर प्रेशर और जितना ज़्यादा उसको टेम्परेचर मिलेगा, इन टर्म्स ऑफ कि कितना ज़्यादा रगड़ा मिलता है, वो उतना ही ज़्यादा निखर के आता है। तो उससे कोई एक ऐसा इंसिडेंट बताइए जो आपके लिए काफ़ी मतलब अच्छा था आर्मी लाइफ में, क्योंकि आपका शायद 8.5 इयर्स का सफ़र हाँ जी, रहा आर्मी में। जी। कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो लाइफ टर्निंग या फिर कुछ नॉर्मल जनता को पता चले कि ऐसा भी कुछ हुआ? आर्मी में इनफैक्ट राइट फ्रॉम द ट्रेनिंग, पहले दिन जब आप जाते हैं तो वहाँ से लेके जब तक मैंने यूनिफॉर्म पहनी रखी,
2022 तक। तो हर एक दिन एक अलग चैलेंज और एक अलग यादगार बन के आता है। तो ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूँ, जैसा मैंने आपको बताया कि लास्ट का जो हमारा रन बैक था लगभग 70-75 किलोमीटर का होता है। तो आर्मी में एक देहरादून में लास्ट जो रन बैक है, एक पहाड़ है बहुत ऊंचा जिसको भद्राज के नाम से जाना जाता है। तो हमारा कैंप होता है 5-6 दिन का कैंप, जिसको भद्राज कैंप बोलते हैं। तो 5-6 दिन हम पूरा ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद हमें स्लॉट्स में छोड़ दिया जाता है 20-20, 40-40 की टुकड़ियों में। तो वहाँ से हमें मसूरी से लगभग, क्योंकि सारा पहाड़ी इलाका है, तो पहले हमें पहाड़ चढ़ना है, उसके बाद पहाड़ को उतर के अपनी अकेडमी वापस पहुंचना है पूरा मैप का नेविगेशन करते हुए। तो वो ऐसा माना जाता है कि वो जो भद्राज का पहाड़ है उसमें 21 फॉल साइड्स है। फॉल साइड्स यानी कि आपको अभी लगेगा कि आप टॉप पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि इतना हमें पता है कि टॉप पे पहुंच के हमें नीचे की तरफ जाना है। बट वो टॉप आएगा, उसके बाद प्लेन होगा, फिर उसके बाद एक और टॉप आएगा। तो वैसे करते करते 21 बार टॉप आता है, उसके बाद यू स्टार्ट क्लाइंबिंग डाउन। तो वो 60-70 किलोमीटर का लगभग जो रन बैक था वो हमने करा। उसके बाद जस्ट बिफोर, आई थिंक विंटर्स का टाइम था, तो मॉर्निंग 4 या 5, 4 या 5 का टाइम था। तो हम थोड़ा सा रास्ता भटक गए। तो देहरादून का जो इंडियन मिलिट्री अकेडमी है उसमें एंटर करने से पहले एक टॉन्स नदी है, जो विंटर्स में काफ़ी ठंड, उसका पानी काफ़ी चिलिंग रहता है, ठंडा रहता है। तो रास्ता भटकने के कारण हमें उसके बीचों बीच निकलना पड़ा। तो वो सुबह 4 बजे का टाइम, पिछले 12 घंटे से हम लगातार अपना वेट लेकर, अपना सामान लेकर, अपनी टीम को लेकर भाग रहे हैं। और जैसे ही हमने, पैर पूरा उस वक्त तक नम हो गया होता है, यू डू नॉट फील एनीथिंग। और वो ऑलमोस्ट 0 डिग्री टेम्परेचर वाला पानी भी आपका हौसला जो है वो पस्त नहीं कर पाता। आप जा रहे हो, आपको लग रहा है कि कुछ महसूस हो रहा है, बट पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। तो उसके बाद आप भागते हुए पूरी टीम को खींचते हुए फाइनल वहाँ पहुँचते हैं ग्राउंड में, और वहाँ जाके आपको पता चलता है कि आपने उस रन बैक को, उस चैंपियनशिप को जीत लिया है। तो आई थिंक वो एक इंसिडेंट है जो हमेशा याद रहेगा। और भी बहुत है, बट ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ द टाइम, अगर अकेडमी की बात करूँ तो ये सबसे यादगार था। तो जैसे सर आप इतनी टफनेस बता रहे हैं कि ये इतना टफ था, मतलब ठंडे पानी में की वजह से पैर नम हो जाते थे, तो सर यहाँ इसके बीच में एक और चीज़ मुझे याद आ रही है कि खाना पीना कैसे होता था, क्योंकि फूडिंग और लॉजिंग मैंने सुना है कि कभी कभार कुछ ऊपर नीचे हो जाती है कि एक एक दिन 2-2 दिन नहीं मिल पाता सही से खाना। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अकेडमी में और इनफैक्ट आर्मी में जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है उस पर पूरी फोकस करी जाती है। खासकर अकेडमी में जब हम जाते हैं, आपको पूरे दिन रगड़ा मिलेगा, बट जब खाने का टाइम आएगा तो बेस्ट क्वालिटी फूड मिलेगा आपको, बिल्कुल हाइजीन में प्रिपेयर्ड फूड मिलेगा। इवन जब आप यूनिट्स में भी जाते हैं, जब कमीशन होकर आप यूनिट्स में पहुंचते हैं, तो एज यंग ऑफिसर्स आपको काफ़ी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो उन कई चीज़ों में से एक चीज़ ये है कि जो जवानों का खाना बन रहा है, आपको इंश्योर करना है कि वो हाई क्वालिटी का हो, अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है, पूरा हाइजीन से बनाया जा रहा है। तो ये आई थिंक मिथ है कि खाना नहीं मिलता है। खाना बिल्कुल टाइम पे मिलता है। ऐसा हो सकता है कि कई बार ट्रेनिंग इवेंट के कारण आप सुबह का मील करा, दोपहर का किसी काम के कारण आप नहीं कर पाए क्योंकि क्योंकि सर आप काफ़ी बाहर थे। रफ ट्रेन्स पे होते हैं, जब आप ऑलरेडी इतना सामान अपने ऊपर उठा रहे हैं और काफ़ी लंबी लंबी आपको ट्रैवलिंग करनी होती है, तो उस बीच खाने का कैसे अरेंजमेंट होता होगा? खाने का, जैसे आपने ट्रैवलिंग की बात करी, जब कैंप्स वगैरह होते हैं, जैसे रन बैक की मैं एग्जांपल, जब हमने 12 किलोमीटर एक साथ दौड़ना है, तो उसमें कोशिश रहती है कि हमें मिनिमम लोड लेके जाना है, तो खाना हम ज़्यादा नहीं लेके जा सकते। तो उसमें मटरी और कुछ शक्करपारे होते हैं, वो हम पैक करते हैं। उसके बाद पानी के कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, अदरवाइज पानी जहाँ हमें लोकल रिसोर्सेज से मिल जाए तो वहाँ भी हो जाता है। बट अगर आप ऑपरेशनल एरिया में बात करें, ये ट्रेनिंग की बात है जहाँ पे पीस टाइम है, जब जहाँ पे ऑपरेशनल एरिया वैली की बात करें, तो वहाँ पे भी एम यही है। हो सकता है कि कई ऑपरेशन हो जो 48 घंटे चल पड़े, तो उसमें ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप जितना लाइट हो पाए। तो वहाँ मैं एक बात मानता हूँ कि वहाँ हो सकता है, क्योंकि ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है। आप लड़ाई, जब सामने से गोली चल रही है, आप खाने के बारे में नहीं सोच नहीं सकते। सोच सकते। तो आई थिंक वो उस केस में शायद एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज अगर आप रूटीन एक्टिविटीज़ या इवन जो नॉर्मल ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ भी हैं, खाने की कोई दिक्कत नहीं है। खाना, हाई क्वालिटी खाना हर जगह मिलता है, कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ की। ओके, तो सर ये सब तो आपका आर्मी लाइफ के बारे में हुआ जो कि आपने 8 साढ़े 8 साल में देखा, पर ये सफ़र साढ़े 8 साल में क्यों समाप्त हो गया? इसका भी एक, आई थिंक, जैसा आपने बताया कि मैं बास्केटबॉल खेलता रहा, स्पोर्ट्स पर्सन था, एक्टिव। तो 2015 में जून में मैं कमीशन हुआ 1 साल का ट्रेनिंग करने के बाद। ओके। अकेडमी में भी उससे पहले भी मैं काफ़ी एक्टिव था स्पोर्ट्स में। यूनिट में जाने के बाद भी मैं काफ़ी, क्योंकि यंग ऑफिसर जब यूनिट में जाता है तो इट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू कि वो सारी चीज़ों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। मेट बी स्पोर्ट्स, मेट बी गेम्स, मेट बी रनिंग, बीपीटी, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, कुछ भी हो, यंग ऑफिसर सबसे आगे देखना चाहिए। तो वो पहले से ही था कि हर चीज़ जोश से करनी है। तो कोई भी स्पोर्ट्स होता था तो हर चीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था।
तो 2016 जब मैं 6 महीने यूनिट में गए हुआ था, तो एक इवेंट हुआ जिसमें इंजरी का सिलसिला शुरू हुआ। पहले एक फुटबॉल मैच में काफ़ी ज़्यादा जोर की एक इंजरी हुई, जिसके कारण 3-4 दिन मैं व्हीलचेयर पे रहा। ओके। उसके बाद फिर धीरे-धीरे, क्योंकि वो जोश था, तो वो शायद वो रिकवर हुआ, अच्छे से नहीं हुआ, बट नॉर्मल रूटीन कंटिन्यू रही, खेलना कंटिन्यू रहा। मतलब इंजरी के बाद भी आपने कंटिन्यू रखा? हाँ जी, इंजरी अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से हील हो गई थी, बट कुछ ना कुछ दिक्कत थी, बट वो कंटिन्यू रहा, क्योंकि जोश था कि फर्स्ट यूनिट में है तो प्रूव करना है अपने आप को कि अच्छा, जो नया अफसर आया है वो फौज की लैंग्वेज में बोलते हैं कि मकरा नहीं मारता है, कि जैसे लाउजीनेस नहीं है, तो वो चीज़ थी। तो जैसे ही फर्स्ट यूनिट का टेन्योर खत्म हुआ, फिर माऊ में मैं एक ट्रेनिंग इवेंट के लिए गया। तो उस ट्रेनिंग इवेंट में फिर एक ही दिन 2 इंजरीज हुआ मेरे को लगातार। तो उस इंजरी की वजह से मेरा स्पाइन का इशू हो गया, बैक में डिस्क का बल्ज हो गया। उसके अलावा मेरा एंकल में लिगामेंट का कंप्लीट टियर हुआ, जिसके कारण मेरा चलना फिरना काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो वो 2017 की बात है लगभग, इफ आई रिमेंबर द डेट करेक्टली, 4 अप्रैल 2017। ओके। तो उस दिन इंजरी हुआ। फिर क्योंकि उस वक्त कोर्स में थे और कोर्स जस्ट अबाउट ख़त्म होने के कगार पे था, तो जो मेरे सीनियर्स थे, जो मेरे इंस्ट्रक्टर्स थे, तो उन्होंने एडवाइस करा कि आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, बट कोर्स कंप्लीट करके जाइए, क्योंकि ऑलरेडी 4 महीने आपने मेहनत कर चुके हैं। तो वो कोर्स खत्म करा, अच्छे से करा, उसमें अच्छा ग्रेडिंग आया उसमें। उसके बाद फिर नेक्स्ट यूनिट में अमृतसर में गया, तो उसमें नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ चल रही थी, ट्रेनिंग चल रही थी। लेकिन वो जो इंजरी मुझे ट्रेनिंग के टाइम पे 2017 में हुआ, वो अगले 2 साल मैंने ऑब्जर्व करा कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देने लगा मुझे। डेटरेट हो रही? चलने में मुझे दिक्कत होने लगा। इनफैक्ट यू विल बी अमेज्ड कि मैं ऑफिस में भी जब रूटीन काम के लिए बैठता था, तो मैं अपना राइट जो पैर का शू है वो मैं उतार के पैर अपना सपोर्ट पे रख के बैठता था। तो दैट इज़ द टाइम जो मुझे लगने लगा कि शायद मैं उतना इफेक्टिवली अभी फौज में नहीं कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा, और मैं अगर कोशिश करूंगा शायद मेरी हेल्थ को इफेक्ट होना शुरू हो जाए। तो दैट इज़ द टाइम वो थॉट आने लगा मेरे दिमाग में कि शायद सिविल सर्विसेज की तैयारी करना बेहतर रहेगा, कि जिसमें मैं देश की सेवा में अपना जो योगदान जिस तरीके से है वो भी दे पाऊँ, और साथ ही साथ जो मेरा अपना इंजरी है वो भी ज़्यादा डिटोरिएट ना करे। तो उस कारण वो डिसीजन आई थिंक लिया गया कि सिविल सर्विसेज की सेवा में आना है। अदरवाइज शायद नहीं भी करता मैं, बट क्योंकि वो इंजरी हुआ तो वो एक मकसद चेंज हुआ कि देश की सेवा एक डिफरेंट तरीके से करनी है। हाँ, मतलब सर आपका, मुझे जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा, कहीं ना कहीं नेशन की सर्विस में रहना था आपको, जी, बीट आर्मी और बीट यूपीएससी। दिस वाज द रीजन दैट यू शिफ्टेड टू यूपीएससी? यस, इसका एक तो रीज़न मैंने बताया आपको कि अपब्रिंगिंग उस तरीके हुई है। दूसरा, जब हम अकेडमी में होते हैं तो हमें एक चीज़ सिखाई जाती है जिसे हम बोलते हैं चेटवुड क्रेडो। तो चेटवुड क्रेडो का जो सार है वो ये है कि योर नेशन विल ऑलवेज बी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। आपके नेशन के बाद इट विल बी द मैन यू कमांड। जिन लोगों के ऊपर आप काम कर रहे हैं, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी की है कि वो दे आर टेकन केयर ऑफ। और उसके बाद अगर आप में एनर्जी और रिसोर्स बच जाता है, लास्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम विल बी यू। तो आप अपने आप को हमेशा लास्ट में रखते हैं जब काम करने की बारी आती है, या फिर रेस्ट करने की बारी आती है, या फिर किसी चीज़ के वेलफेयर की बात आती है। तो ये चेटवुड क्रेडो का मोटो है जो सभी फौजियों को सिखाया जाता है। तो आई थिंक वो भी एक रीज़न है कि देश जो है वो हमेशा सर्वोपरि रहेगा, अपने आप को देश के और लोगों के हमेशा बाद में देखेंगे। ओके। तो आर्मी के सफ़र के बाद आपका सफ़र शुरू हुआ यूपीएससी का, वो कब से हुआ? 2017 में मैंने जैसे बताया इंजरी, तो 2019 मैंने 2 साल अपना इंजरी को थोड़ा सा ऑब्जर्व करा, डॉक्टर से एडवाइस लिया। 2019 के लगभग मैंने डिसाइड करा कि अभी मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करना शुरू करना पड़ेगा। तो 2019 लगभग मेरा अमृतसर का टेन्योर ख़त्म होने वाला था, और मेरा नेक्स्ट यूनिट का पोस्टिंग जोधपुर में आया। तो दैट वाज द टाइम जब मैंने तैयारी अपना शुरू करा। उसके बाद जो जोधपुर का टेन्योर 3 साल का रहा, उसमें बाय द ग्रेस ऑफ गॉड काफ़ी ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस भी था, चैलेंजिंग भी था, और एट द सेम टाइम मुझे काफ़ी मूव करना पड़ा फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस बी। लाइक जोधपुर में इनिशियली गया मैं, उसके बाद विद इन 10 डेज, जैसे आपने 370 की बात करी, तो अगस्त 2019 में एब्रोगेशन हुआ। 5 अगस्त? यस, 5 ऑफ अगस्त। और अक्टूबर 1 ऑफ अक्टूबर 2019 आई वाज इन द वैली, मानस बल में मुझे भेजा गया। तो वहाँ पे 3-4 महीने का मेरा टेन्योर रहा, जिसमें काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला, चैलेंजिंग काम था, बर्फबारी का टाइम था, इंजरी थी, बट उसके बावजूद भी काम अच्छा करा।
थोड़ा पढ़ाई का वक्त भी मिला। उसके बाद फिर वहाँ से पंजाब, पुणे, जोधपुर, जम्मू, सांबा, तो ये सारे एरियाज नेक्स्ट 3 साल में काम करा, प्लस साथ ही साथ जितना मौका मिला पढ़ाई करी। तो दैट इज़ हाउ यूपीएससी एक्चुअली स्टार्टेड। ओके, तो सर जब आपका यूपीएससी का सफ़र शुरू हुआ तो आपकी पढ़ाई का क्या स्केड्यूल रहता था? मतलब किस तरीके से आपने अपने आवर्स डिवाइड किए थे? हाउ मेनी आवर्स यू यूज्ड टू स्टडी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो मुझे कई जगह पूछा जाता है। तो आई थिंक जो आर्ट्स की बात है तो पढ़ाई एक्चुअली हमेशा सेकंड प्रायोरिटी रही, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यूनिफॉर्म से इनजस्टिस नहीं कर सकते। एज लॉन्ग एज यू आर वेयरिंग द ऑलिव ग्रीन्स, तो यू हैव टू लिव बाय द कलर्स एंड द वैल्यूज। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा जो हमारा मैंडेटेड काम था उसको दिया गया। थोड़ा सा एडवांटेज मुझे ये हुआ कि क्योंकि इंजरी था, तो जो मुझे फिजिकल रिक्वायरमेंट था, फॉर एग्जांपल डेली का जो पीटी था, डेली का जो गेम्स था, उसमें मुझे जाने की ज़रूरत नहीं थी, तो वो जो एडिशनल टाइम मुझे मिल जाता था। बट अदरवाइज अगर आप लॉन्ग टर्म में बात करी जाए कि मेरे कितने घंटे लग पाते थे, तो एनीवेयर बिटवीन 5 to 7 आवर्स वाज द एवरेज। और इतना ही, मैं इससे ज़्यादा ना ही मैं निकाल पाता था और ना ही मुझे ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि प्लानिंग उस तरीके से करी थी कि धीरे धीरे चीज़ों को बिल्डअप करना है। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू दोज किड्स जो 10, 12, 15 घंटे पढ़ते हैं। तो हमारी पढ़ाई, मेरी पढ़ाई अगर मैं बात करूँ तो 6-8 घंटे तक ही सीमित रही। ओके, बट सर जैसे 12 घंटे 14 घंटे आप बता रहे हैं पढ़, बट मुझे नहीं लगता कि इतने घंटे आप प्रोडक्टिव पढ़ पाएंगे, क्योंकि प्रोडक्टिव आई गेस इट्स समवेयर अराउंड 8 to 9 आवर्स ओनली इफ़ यू आर नॉट वर्किंग। जी बिल्कुल लक्ष्य जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। प्रोडक्टिविटी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप पूरे घंटे लगाने की बात करते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं, उसमें प्रोडक्टिव आपके 6 ही हैं। तो उससे बेहतर है कि आप 7 घंटे पढ़िए, 7 के साथ प्रोडक्टिव पढ़िए। तो मे भी कम घंटे पढ़ने का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं जितने घंटे पढ़ता था ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से पढ़ पाता था। तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस। और ये भी बात है कि जब आप 12-15 घंटे लगाने की कोशिश करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में वो शायद सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर में भी 15 दिन, 1 महीना, 45 दिन आप कंटिन्यू कर पाएंगे, उसके बाद बर्नआउट हो जाएगा आप। तो रादर देन कि आप 1 महीना पढ़ के 10 दिन का ब्रेक ले रहे हैं, बेहतर है कि आप 6-8 घंटे ऑन अ डेली बेसिस लगाएं, कंसिस्टेंटली लगाएं। तो आई थिंक वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। सर जैसे अभी आपने बर्नआउट की बात करी, मैं सोच ही रहा था ये कि अक्सर ऐसा होता है कि हम जब लंबे लंबे आवर्स के लिए पढ़ते हैं, बीट 8 आवर्स, 9 आवर्स और 12 आवर्स, तो उस दौरान कुछ हॉबीज़ परस्यू करना या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करना, तो उस प्रिपरेशन के दौरान जैसे फिर आपने कैसे टाइम निकाला अपनी हॉबीज़ परस्यू करने के लिए? पहले तो आप प्लीज़ आप मुझे हॉबीज़ बताइए अपनी। हॉबीज़ की अगर बात करें, एक तो जब तक इंजरी नहीं था तो स्पोर्ट्स, बास्केटबॉल, क्रिकेट काफ़ी रहा। फिजिकल फिटनेस पे काफ़ी फोकस रहता था जब भी टाइम होता था। तो जैसे अकेडमी से ही स्वेटिंग आउट वाज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन हॉबीज़। तो उसके अलावा कविताएं लिखना मेरी हॉबीज़ स्कूल टाइम से रही हैं। अंग्रेज़ी में कविताएं, कुछ हिंदी और उर्दू में भी लिखी है मैंने, सब कुछ बट अभी बता सकते हैं? मेजॉरिटी ऑफ देम मैंने लिखी हैं इंग्लिश में। तो अगर कविता की बात करते तो एक कविता है जो मैंने, जो यूथ ऑफ इंडिया है उसको डेडिकेट करके लिखी थी। तो उसमें बात करी गई है कि क्योंकि जब यूथ निराश है, जो अक्सर हम देखते हैं आज का यूथ थोड़ा डिसोरिएंटेड है, थोड़ा निराश है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक कविता लिखी गई जिसका शीर्षक था कि यू आर अ लायन हु इज़ बॉर्न टू रोर। तो काफ़ी लंबी कविता है। तो उसका जो आखिरी स्टैंजा है, आखिरी पैराग्राफ है, वो मैं काफ़ी जगह कोट करता हूँ। तो वो कविता कुछ इस तरीके से है कि यूथ को मोटिवेट करना कि आप शीप नहीं हो, यू आर अ लायन। तो उसका जो आखिरी पैराग्राफ है वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा, डेडिकेटेड टू द यूथ ऑफ दिस ग्रेट कंट्री। इट सेज दैट ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम डोंट यू वेट, लेट इट रेन इवन इफ इट इज मेंट टू पोर, यू आर अ डायमंड who is invincible to the core. What if there are mountains in the oceans? You have a soul that will take you to the shore. Your story is the making of an epic lore, for you have the courage, and that too galore. And remember, my friend, you are a lion who is born to roar, and you will roar and be hailed as the king of the jungle. तो ये कविता मैंने लिखी सुपर्ब थी। सर, मतलब मेरे अंदर तो पूरा एकदम जोश आ गया द वे यू वर सेइंग दिस, सो मच। थैंक बहुत यू सो अच्छा सर, मच। बहुत अच्छा था। तो ये आपकी आप हॉबी कभी परस्यू भी करते थे, मतलब इस तरीके से, मतलब यूपीएससी में भी आपको ऐसा टाइम मिल जाता था स्टोरीज या कविताएं लिखने का? एक्चुअली कविताएं लिखना मैंने 9वीं कक्षा में शुरू करा था। तो पहले तो कोशिश थी कि पूरा ध्यान दे के राइमिंग करके डिक्शनरी के साथ लिखना शुरू करा। फिर धीरे धीरे वो नेचुरली, फिर फीलिंग्स जो थी उसको उतारना शुरू करा।
तो फिर ऐसा हो गया कि 15-20 मिनट्स आई नीड टू राइट अ पोएम, जैसा कुछ आइडिया दिमाग में आता है, दिल में कुछ इमोशंस आते हैं, तो जस्ट 15-20 मिनट्स एंड यू राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, और समटाइम्स आई राइट इट इन द मोबाइल इटसेल्फ। तो आई थिंक वो धीरे धीरे, स्पेशल इसके लिए टाइम की ज़रूरत नहीं है, एज एंड व्हेन यू फील यू पेन इट डाउन। बात चल रही है सर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और हॉबीज़ की, तो यहाँ बास्केटबॉल का भी जिक्र आता है कि आप बास्केटबॉल भी खेलते थे और क्रिकेट भी कहीं ना कहीं खेलते थे। जी। पर सर एक बहुत ही ग्रेव क्वेश्चन जो बहुत ही नॉर्मल पूछा जाता है और पता नहीं क्यों जहन में ज़रूर आता है ये, कि जो पॉपुलैरिटी क्रिकेट को मिल पाई है वो बास्केटबॉल या फिर बीट एनी अदर गेम्स, फुटबॉल हो या कोई और से गेम हो, उनको पॉपुलैरिटी नहीं मिली है। इसका एक आई थिंक टेक्निकल रीज़न भी है, और दूसरा रीज़न ये है कि क्रिकेट भारत में एक धर्म की तरह माना गया है। क्रिकेट इज़ अ रिलीजन, इज़ अ फीवर फॉर इंडियंस, तो ऑल ऑफ अस आर ग्लूड टू द क्रिकेट। दूसरा रीज़न बास्केटबॉल, क्योंकि मैं खुद खेला हूँ, तो उसका मैं रीज़न आपको ये बता सकता हूँ कि एक तो है कि बास्केटबॉल का अपना इतना हिस्ट्री नहीं रहा है कि हमने कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा करा हो। दूसरी चीज़ है कि बास्केटबॉल एक ऐसा गेम है जिसके लिए आपको एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आपको एक बास्केटबॉल कोर्ट चाहिए, आपको नेट चाहिए, आपको 12 जो 10 प्लेयर्स हैं वो चाहिए खेलने के लिए। बट क्रिकेट में ऐसा नहीं है, क्रिकेट आप कहीं भी खेल सकते हैं, आपको एक बैट और बॉल चाहिए और कुछ गली लोग चाहिए क्रिकेट। खेलने। तो आई थिंक वो एक रीज़न है बास्केटबॉल या किसी और स्पोर्ट के इतने ज़्यादा ना प्रमोट होने के। बट आई थिंक ऑफ लेट द ट्रेंड चेंज हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में आगे आ रहे हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स में आगे आ रहे हैं, किक बॉक्सिंग में आगे आ रहे हैं। तो आई थिंक वो ट्रेंड चेंज हो रहा है। बट जहाँ दिक्कत है, आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टिल अभी उतना ज़्यादा डोमिनेट या पेनिट्रेट नहीं कर पाया है। तो आई थिंक दैट इज़ वन रीज़न वाई क्रिकेट एंड नॉट अदर स्पोर्ट्स। जैसे मैं आपके बारे में पढ़ रहा था कि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जी तो बिल्कुल। ये कब से सफ़र शुरू हुआ मोटिवेशनल स्पीकर का? ये जो बोलने का सिलसिला आई थिंक जैसा मैंने आपको बताया, स्कूल लाइफ से शुरू हुआ कि जब भी मौका मिला, क्लास में टीचर ने चैप्टर रीड करने के लिए खड़ा किया तो वहाँ पूरा जोश से, पूरा इंटरेस्ट लेके पार्टिसिपेट करा। उसके बाद फिर डिबेट्स वगैरह में जाना शुरू करा। फिर जब कॉलेज ज्वाइन करा तो कॉलेज में फिर एनजीओ शुरू करी। तो एनजीओ के दौरान कई स्कूल कॉलेजेस में मैं विजिट करता था, जिसमें मोटिवेशनल लेक्चर्स, क्लाइमेट चेंज को लेके हम बात करते थे, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में काफ़ी बातें करते थे। तो वो बोलने का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ, फिर आई थिंक बढ़ता ही चला गया। तो अभी ये है कि जहाँ मौका मिल जाए तो वहाँ पे आई ट्राई टू इंटरैक्ट विद किड्स, सो दैट वो जो एनर्जी और वो जो वैल्यूज़ आमी ने मुझे सिखाई हैं, उसका अगर कुछ परसेंट भी आई एम एबल टू गिव बैक टू द सोसाइटी, टू गिव बैक टू द यूथ ऑफ दिस कंट्री, तो आई थिंक दैट इज़ द एम बिहाइंड बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर। सर यूपीएससी में जैसे मोटिवेशन की आप बात बता रहे हैं कि यूपीएससी में भी काफ़ी ऐसे फेज आते हैं जहाँ मन नहीं करता है पढ़ने का, जहाँ ऐसा होता है कि बस अब हो चुका है, अब थक गए, हम नहीं कर रहे। तो वहाँ बच्चे कहते हैं कि सर हमें मोटिवेशन दीजिए, हमें मोटिवेशन नहीं है। बट पता नहीं क्यों मेरे जहन में ऐसा सवाल आता है कि द नीड ऑफ द आवर इज़ मोटिवेशन और डिसिप्लिन। I think more of a discipline and less of motivation. क्योंकि I think it is a very famous saying कि genius is only 1% motivation or inspiration and 99% perspiration. So if I give you motivation, that may last for maybe half an hour, maybe 24 hours, or if at max maybe 15 days, but after that it will again die down. अगेन But motivation अगर अंदर से है और discipline अगर अंदर से है, then discipline actually far outweighs motivation. If you are disciplined that you will do this come what may. बट उसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो मोटिवेशन की बात हम करते हैं, या फिर जो आपने सवाल किया कि बच्चे कह रहे हैं कि मैं बोर हो गया पढ़ाई करके, तो वो आई थिंक हमारा सेलेक्टिव सिलेक्शन है कि हम पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सेलेक्टिव होकर बोलते हैं कि ये चीज़ मुझे अभी कंटिन्यू करने में दिक्कत हो रही है। कुछ और चीज़ें हैं जो हम कंटिन्यू करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आती। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज अगर आप, जो लोग नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हैं, तो दे माइट गो ऑन कंटिन्यूसली वॉचिंग, उसमें उनको ये रियलाइज नहीं होता कि मोटिवेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बट दे आर डूइंग इट, इंटरेस्ट उसमें दे आर एंजॉइंग इट। बट दूसरी चीज़ जो बच्चों को मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, फॉर दैट मैटर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, पहली चीज़ जो आपको जहन में रखनी है वो ये है कि आप उस एग्जाम में बैठ रहे हैं बिकॉज यू वॉन्ट टू डू इट। इट इज़ नॉट बिकॉज यू आर हेयर टू प्लीज एनीबडी और समबडी एल्स हैज टोल्ड यू टू डू दैट। तो अगर आप कोई चीज़ अपनी मर्जी से कर रहे हैं, then where is the point that you are getting bored or something like that? It is just the lack of discipline, I think. Maybe I'm being a little harsh in saying that, but I think bottom line वही है कि yes, we need rest. That is totally fine. We need rest. We need to reassess ourselves. We need to
re-energize ourselves with certain breaks. Breaks are important. But if you say that, I'll give you just an example. I was talking to one of my friends who was selected in the service last year. So he was telling me that now he has no longer the energy to pick up the books again. Okay. But the point is, he's already into service. If he doesn't pick up the books ever again, and he doesn't want to improve the service, nobody's ever going to question him. He wants to pick up the books again because he wants to improve his rank. It is not because anybody else wants to do it. Then how can we complain about something which we ourselves have wanted? तो वो चीज़ एक है जो हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इट इज़ आवर डिसीजन. कैन वी नॉट बी डिसिप्लिन्ड इनफ कि जो हम अपने डिसीजंस लिए हैं एटलीस्ट उनको बैकअप कर पाए? क्योंकि वी आर नॉट एबल टू बैक आवर डिसीजंस नाउ, जब हम सर्विस में जाएंगे then the situation will be even tougher. UPSC is tough, but the service is even tougher. People will tell you, civil servants will tell you. So I think that preparation starts now. We will feel bad. That is true. We will feel bad. But as soon as you feel bad, minimize that feeling time. Feel it, then decide that it's done, then start action again. It is the inaction and overthinking that leads us to what we are talking about. So this reminds me of a very famous quote that motivation is temporary, what persists is discipline. Absolutely. I cannot be more, you could not have been more clear about it. सर अभी यूपीएससी के अंदर थोड़ा और अंदर जाते हैं तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम की भी बात आती है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में वी प्रमोट रोट लर्नर्स टिल 12th और बी टिल कॉलेज लाइफ. अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हैं, सिर्फ रट्टाफिकेशन कर रहे हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं. बट व्हेन अ स्टूडेंट एंटर्स इन यूपीएससी प्रिपरेशन, she is expected to be intellectual. Is this the reason that UPSC has given this many attempts, 6 attempts, or is this the reason कि अभी तक हमने सिर्फ रट्टाफिकेशन किया था, अब हमें ऑल ऑफ सडन पता चला कि अब हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए? Is this the reason that we are not able to clear in first attempt, 2 attempts, मतलब ये इतने attempts लग रहे हैं? I think something on that sorts, not exactly, but yes, जो हमारा curriculum है schools का, colleges का, that is more focused upon rote learning and less on the practical aspects and logical thinking. वो जो reasoning की power है, that somehow takes a backseat when it comes to the curriculum part of the college or the school. तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं effect पड़ता है, and that is I think one of the reasons engineers जो हैं, IIT के engineers हैं, because engineers generally as compared to the arts graduates, they have a little bit of more reasoning experience. Not that they have more power, they may have more experience in terms of what they do in their routine 4 years of college, as compared to others who may not be that much experienced in utilizing that rationality of theirs. But having said that, UPSC does try to play a level playing field for everybody. But I think वो जो आपने कहा कि all of a sudden we are required to have conceptual clarity, तो वो paradigm shift करना कुछ बच्चों के लिए I think it becomes difficult. Very harsh. It becomes very difficult. तो maybe schools and colleges need to, or even the Indian parents also, they are just running behind the marks कि इतने marks आ जाएंगे तो you will get this. इतने marks you are... Yesterday or day before yesterday I was just speaking to a few students and they were asking कि सर अगर पहली attempt में नहीं होता है तो घर वालों को क्या जवाब देंगे? तो of course there is a pressure from parents also, but I think parents का भी responsibility बनता है कि they also make themselves little bit aware. इसमें I think जो उस बच्चे के teachers हैं, maybe the institutes in the market or maybe school teachers or college teachers, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि पेरेंट्स को भी थोड़ा अवेयर करा जाए कि अगर यूपीएससी में फॉर दैट मैटर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बच्चा बैठ रहा है तो सक्सेस के चांसेस भी उतने, इनफैक्ट सक्सेस के चांसेस कम है एज कम्पेयर टू चांसेस ऑफ फेलियर, बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल हु आर अपेयरिंग इज ह्यूज एंड कॉम्पिटिशन अपने आप में भी बहुत है. तो वो अगर प्रेशर बच्चों से थोड़ा रिलीज करा जाएगा, एक है कि बच्चा अच्छे से ग्रो कर पाएगा, दूसरा है मे बी ही इज एबल टू परफॉर्म इवन बेटर देन व्हाट ही माइट हैव अगर आप उसको कॉन्स्टेंटली प्रेशर में रखोगे. तो आई थिंक पेरेंट्स ऑल्सो थोड़ा सा उनको समझना पड़ेगा, थोड़ा सपोर्टिव. एब्सोल्युटली कैनॉट. ये कहीं ना कहीं प्रेशर मार्क्स का जहाँ रहता है तो बच्चा पढ़ते पढ़ते यही सोचता है कि अगर नहीं हुआ तो वो प्रेशर की वजह से वो पढ़ भी नहीं पाता है. बिल्कुल. और इनफैक्ट स्कूल लाइफ में आई वुड थ्रू योर पॉडकास्ट आई वुड रिक्वेस्ट पेरेंट्स स्पेशली कि स्कूल लाइफ में रादर देन मार्क्स
just focus on what different kinds of skills your kid is learning. स्किल डेवलपमेंट. Like आपने मेरे से स्टार्टिंग में पूछा कि क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपने पार्टिसिपेट करा, तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि आपके बच्चे ने 8th में 10th में क्या मार्क्स लाए हैं, एंड ऑल ऑफ अस नो कि दोज मार्क्स विल नॉट वे अस डाउन एनी टाइम, वो आगे रिक्वायर्ड ही नहीं है. आपको सिर्फ जो कट ऑफ है क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट 50% 60% मार्क्स होने चाहिए आपको एग्जाम में बैठने के लिए, दैट इज द क्राइटेरिया. नॉट टू डिमीन एनीबडी हु इज टेकिंग 90% मार्क्स, बट वो प्रेशर का एनवायरनमेंट जो है दैट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड विद मोर होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल्स, जिसमें पेरेंट्स का फोकस ये होना चाहिए कि आज मेरे बच्चे ने स्विमिंग सीखी है, आज मेरे बच्चे ने स्पीकिंग स्किल सीखी है, आज मेरे बच्चे ने सोशल स्किल सीखे कि कैसे सोसाइटी में कॉन्फिडेंटली बात करनी है, आज ही हैज लर्नड यूट्यूब से ही हैज लर्नड समथिंग अबाउट द फाइनेंशियल लिटरेसी, जो चीजें उसको बाद में प्रैक्टिकली लाइफ में काम आने वाली हैं. बट द प्रॉब्लम इज कि all these things are neglected and there is only single minded focus on what is the percentage of marks a student is getting, and that I think has some roots. जो हमारा यूपीएससी का आपने सवाल पूछा, तो कुछ जो प्रॉब्लम का कारण आई थिंक हैज टू बी attributed to that. Now, this brings to me the next question, sir. When it comes to competitive exams, be it UPSC or SSC, any of the other, Plan B, importance of Plan B. कहीं ना कहीं, according to me, Plan B is like a life-saving jacket or a parachute which you can use in any adverse situations. So the importance of Plan B. Maybe because of the environment I've been groomed in the army, there's no plan B. Either you win from the enemy or you lose. You cannot come back defeated. Either you win or you die. So I think that is one way of thinking. But just to be a little less harsh on the kids, तो plan B की अगर मैं बात करूँ तो I think initial few attempts you should not think about plan B. If you ask me, I never thought about plan B. First, I joined the army. It happened just as a matter because I think destiny had a role to play in that. But once I decided or started preparing about civil services, you will be amazed that I was a permanent commissioned officer. And for a permanent commissioned officer, yes, getting into the army is difficult for everybody. But for a permanent commissioned officer, getting the release from the army is even more difficult. So for me, I had a challenge that I had to get released from the army. At the same time, I had to clear the examination. But all this while, I never thought about the fact that what if army does not release me? What if I do not clear the civil services? That was never in my mind. So I think initial few attempts, अगर plan B की बात करें तो don't think about plan B. एक दो attempt अच्छी preparation के साथ go full throttle without even getting bothered about what plan B is. जब आपको लगे कि अभी एनर्जी थोड़ा विदर होना शुरू हो गई है, तो then you can think about plan B, but plan B has limitations. I'll tell you. Then UPSC जैसा आपने कहा कि it takes time to get the knack of it, strategy क्या है, कैसे पढ़ना है. It might happen that in your third attempt or your fourth attempt, you are absolutely thorough with what is to be done, but somehow you just missed it by a few marks. And in the next attempt, you are just ready to Crack it or maybe score top 100. But because you had a plan B, you got a job and you joined it and you could not appear. Then you got embroiled in the training and you took 2-3 years off. And by the time that preparation, that level all comes down to bottom. So not to discourage those who are going for plan B, but 2 or 3 attempts which you give it full throttle without thinking about plan B. And it is a logical thing कि अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, इंडिया के जो बाकी एग्जामिनेशंस है, you will be able to clear that. Yeah. Most of it, if not all, most of it you will be able to clear. तो plan B का without consciously thinking, plan B automatically UPSC आपको ready कर देता है. तो consciously वो डरना नहीं है कि attempts खत्म हो रही हैं तो आगे क्या है. As long as age is on your side and you are sincerely preparing for UPSC, 4 jobs आपके हाथ में आराम से आएंगी. If you are sincerely prepared for UPSC. May not be UPSC, but it is sure कि जैसे आपने बाकी examinations की बात करी, जो ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे सिलेबस है जिनका, यू विल बी एबल टू क्लियर दैट. पर सर काफ़ी लोग कहते हैं जैसे मतलब कि आफ्टर 2 or 3 अटेम्प्ट्स गिविंग सीरियसली एज यू वर आल्सो सेइंग, कहीं ना कहीं प्लान बी सोचना शुरू कर देना चाहिए, पर उसके साथ साथ ये भी साइमल्टेनियसली चलता है कि प्लान बी विल मे बी डिस्ट्रैक्ट यू इन प्लान ए एंड द वन हु हैव प्लान ए विल नेवर हैव अ प्लान बी. मतलब ये काफ़ी थियरीज चलती हैं, पर कहीं ना कहीं कहते हैं प्लान बी रहना चाहिए सो दैट आप अगर इन केस यूपीएससी नहीं कर पाते हो तो यू कैन कैरी ऑन विद योर प्लान बी.
I think it is all about individuals how to take a call. There are pluses and minuses of both. If we don't have a plan B and if we are not selected in all the 6 attempts, then there's a huge risk. But at the same time, it might be just, as I told you earlier, कि हम just verge पे हैं निकालने के, but that time we join somewhere else. So then maybe the plan B is not a very good idea. But I think मेरा ऐसा मानना है कि life में either plan B or no plan B. Success of everything depends upon how you back your decisions. If you are ready to back yourself in all the decisions, may it be plan B or without plan B, then nobody can stop you. So I think जो आप decision लो, either plan B or no plan B, give yourself total commitment. So I think that is how things should be approached. बाकी I think certain things are beyond our control, जिसके बारे में हम सोच के भी कुछ नहीं कर पाएंगे. कहीं ना कहीं लक फैक्टर भी काम करता A little bit yes, but luck will only come into play when जो हमारा role है, that is the work part has been done. Nobody was ever lucky without working. Luck has a role to play, but since luck only plays a role when you put the effort. So I think our focus should only be on the effort part. Luck, if it has to come, it will come. There's nothing that we can do in the luck. We can do only about the effort. है. We have to give our best and leave the rest. Absolutely, absolutely. That is the bottom line. Sir, over the year, one analogy has been developed that many engineering students are coming in UPSC. Why this is the thing? Because this year also topper Aditya Srivastav, he is also an IIT Kanpur alumnus. Many of the years, if you see in top 10, there will be an engineer. Why many engineers are coming in UPSC? I think there are multiple reasons for that. One of the reasons is, जैसा आपने बताया पहले, कि घर वालों का pressure when we are in school, कि आपको या तो इंजीनियर बनना है या तो डॉक्टर बनना है. तो उसमें क्या है कि bulk of the cream of the school, not all, but most of the students who are toppers in school life, they go on to become engineers. Toppers are not just by a class in itself, but they are the ones who are working hard, and that's why they are toppers. So those group of students who were in the school working hard, they have a habit of working hard, they went to engineering. So post the engineering, because some people, maybe despite of the placements, find a greater purpose in civil services. And because they are already that class of students who have the habit of working hard. For me, toppers are not a different intellectual capability. It is just people who have learned to work hard. So because those set of people, in terms of percentage, are greater who have gone to the engineering degree. So that is the reason I think more people out of the total number who are appearing for civil services are engineers. That is my analysis of it. Okay, and one analogy with engineering students is that also, that they are from engineering background in their graduation and they're taking the optional other than engineering subjects. I am a live example of it. I have done my engineering in electronics and communications. I have practiced 8.5 years in the army. That was also related to the electronics. But I took an optional which is nowhere related to it. That is philosophy. Okay, your option was philosophy. My optional was philosophy. And I think that is attributable to a few pragmatic reasons. अगर मैं अपनी बात करूं तो I was not very comfortable with the technical subjects. Though the practical part जो मैंने आर्मी में apply करा, I was very good at it. But maybe theoretical part I was not very comfortable with. And plus the other thing is, there are limitations of the sources available for the technical subjects and lack of proper guidance also. कहीं ना कहीं वो टच भी छूट गया होगा. Touch भी छूट जाता है. And plus I had certain inclination towards philosophy in terms of what philosophy offers, what are the insights about life, religion, God. So I think those were the questions that intrigued me right from the childhood. तो उसके कारण philosophy was the natural choice for me. So that is why I took philosophy option. सर, जब बात फिलॉसफी की छिड़ी है तो फिर तो इस पे और सवाल उठने चाहिए जी बिल्कुल. कि फिलॉसफी का अभी कुछ दिन पहले भी एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि आई वांट टू टेक फिलॉसफी ऑप्शनल बट आई फियर्स कि उसमें स्टैटिक होगा, कहीं बोरिंग ना लगे. प्लीज़ टेल मी कि व्हाई वन शुड टेक फिलॉसफी एज द ऑप्शनल. मतलब उसमें ऐसा क्या है जो बच्चे को आगे तक उसके करियर में भी हेल्प करेगा. व्हाट फिलॉसफी मेड यू इम्प्रूव इट इन योर लाइफ एंड हेल्प्ड इन यूपीएससी ऑल्सो. सबसे पहली बात है कि अगर आपको ऑप्शनल यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिलॉसफी की बात करें तो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शनल इन टर्म्स की वो आपको सिर्फ ऑप्शनल में हेल्प नहीं करेगा, वो आपको हेल्प करेगा इन योर एसे पेपर ऑल्सो. दैट विल हेल्प यू इन एथिक्स पेपर ऑल्सो. एंड नॉट जस्ट नॉर्मल हेल्प, इट इज ऑलमोस्ट अ कंप्लीट एप्लीकेशन ऑफ द सेम. तो फिलॉसफी, एसे एंड एथिक्स, they are
so much intermingled that ethics and essay are almost, you can totally rely upon philosophy optional to write these answers. Now, second question is a student asking you that he fears taking philosophy. Then I would advise first just read a few books or just a few chapters, read the PYQs and read a few answers written by a few toppers, and then analyze that will you be able to replicate a quality similar to that one. Philosophy का advantage ये है कि syllabus बहुत limited है, and when syllabus is limited, you have the opportunity कि you can revise the complete syllabus and give adequate time to general studies also. So this is one advantage which I found for philosophy optional. But having said that, अगर आपका interest नहीं है, तो you might find it difficult. Philosophy is very interesting, very enriching personally also, क्योंकि ये आपको ऐसी चीज़ों के बारे में सिखाता है. अगर भारत इंडियन फिलोसफी की बात करें तो भारत दर्शन में ये आपको जो अपने मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट हैं उसके बारे में बताता है. रामानुज क्या बोलते हैं, शंकराचार्य क्या बोलते हैं, अद्वैत वेदांत क्या है, बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में बोलता है. देन दे टॉक अबाउट, जैसे बुद्धिज्म की अगर हम बात करें तो बुद्धिज्म जीवन का सार है. बुद्धिज्म, लॉर्ड बुद्धा कहते हैं कि जीवन में जो दुख है वो एक सत्य है. फिर इस सत्य से वो निकलने की बात करते हैं कि सत्य है तो सत्य का एक कारण है, अगर दुख है तो दुख का कारण है, अगर कारण है तो कारण से निकलने का एक तरीका है, अगर तरीका है तो वो तरीका इस रास्ते से होकर निकलता है. तो आई थिंक ये सारी बातें हैं जो आप फिलॉसफी में पढ़ के बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाते हैं. वेस्टर्न फिलॉसफी की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न फिलॉसफी में सबसे जो मैं इन्फ्लुएंस हुआ फिलॉसफी से, दैट इज एग्जिस्टेंशियलिज्म. एग्जिस्टेंशियलिज्म में सबसे जो बेहतरीन एक कोट अगर मैं आपसे शेयर करना चाहूँ तो जीन पॉल सार्त्रे का एक कोट है. ही सेज, जो शायद हम एक बार डिस्कस भी कर रहे थे, ही सेज वी आर नॉट व्हाट वी आर, वी आर व्हाट वी आर नॉट. तो इसका इतना महत्वपूर्ण बेहतरीन अर्थ है कि आज अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये मैं नहीं हूँ, आप मेरे सामने बैठे हैं, ये आप नहीं है, आप वो सब हैं जो आज आप नहीं हैं. इसका मतलब ये है कि आज के बाद आप कुछ भी बनना चाहें वो सब बन सकते हैं. इसलिए जो मैं आज आपके सामने बैठा हूँ वो मेरी रियल आइडेंटिटी नहीं है. मेरी रियल आइडेंटिटी है कि आज से जो मैं एफर्ट डाल के इस बॉडी को या फिर प्रोफेशनली या फिर पर्सनली जो भी रूप देना चाहूँ वो मैं दे सकता हूँ. एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज पॉसिबल provided I take the responsibility that I am responsible for whatever happens with me and whatever I do with the situations that are thrown on me. तो ये एक इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट मेरे को लगा एग्जिस्टेंशियलिज्म का कि वी आर द मास्टर्स ऑफ आवर डेस्टिनी. लाइफ में चीजें होनी है, बट इफ वी से दैट वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल तो वो एक इनऑथेंटिक बिहेवियर है, इनऑथेंटिक एग्जिस्टेंस है, क्योंकि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं. चीजें होंगी बट चीजों को हम कैसे ले रहे हैं, हाउ डू वी रिस्पॉन्ड एंड नॉट रिएक्ट. रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर टू डिफरेंट थिंग्स. हम कैसे उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दैट इज व्हाट विल डिफाइन व्हाट यू विल बी 5, 10, 15 years from now. So it is in that context Sartre says कि we are not what we are, but we are what we are not. It's such a powerful concept. मतलब सर ये सुन के तो काफ़ी मतलब एकदम अंदर जोश आ रहा है कि फिलॉसफी ऑप्शन इतना अच्छा है, तो फिर क्यों बच्चे उतना ले नहीं रहे हैं फिलॉसफी ऑप्शनल? इसका एक रीज़न हो सकता है कि फिलॉसफी ऑप्शनल के बारे में क्लैरिटी नहीं है. दूसरा रीज़न में भी बच्चे आजकल मैंने देखा है काफ़ी ऑर्गेनिकली नहीं सोचते हैं, वो बिल्कुल वैल्यूज़ के हिसाब से सोचते हैं कि किस ऑप्शनल के कितने मार्क्स आ रहे हैं. तो आई थिंक इस फिलॉसफी स्कोरिंग, I think scoring, because last year also somebody scored 390. This year I have not analyzed. So must be somebody who scored 300 plus. तो अगर एक बच्चा भी 319 स्कोर कर रहा है तो आई थिंक इट इज स्कोरिंग. तो ओनली थिंग इज कि यू मीट दोज रिक्वायरमेंट्स, देन यू विल बी एबल टू. एंड यूपीएससी का जनरली मतलब व्हाट इज द बिलीफ कि इट ट्राइज टू बैलेंस आउट ऑल सब्जेक्ट्स, नॉट गिविंग एनी अनड्यू एडवांटेज टू वन पर्टिकुलर ऑप्शन. तो आई थिंक दैट वे अगर फिलॉसफी में आपको थोड़ा बहुत 5-10 नंबर का आपको कमी भी आ रहा है, दैट इट विल कॉम्पेंसेट इन दी एसे एंड एथिक्स. तो दैट वे फिलॉसफी इज अ वेरी पावरफुल ऑप्शन. Okay, so Life also. after this conversation of philosophy, I come to a conclusion that it helps in GS paper 1, Yes, paper 4 GS and paper essay. 4 and essay, Yes, and even the interview also. absolutely. It helps you throughout life. अभी मैंने ये जो आपको कॉन्सेप्ट बताया एग्जिस्टेंशियलिज्म का, तो इसका रूट है कि इससे पहले एक कॉन्सेप्ट होता था एसेंशियलिज्म. एसेंशियलिज्म ये कहता है कि हम जो भी हैं
वो प्री डिटर्मिन्ड है। हमारा जो एसेंस है, हमारा जो तात्पर्य, हमारा जो भाव है, वो ऑलरेडी भगवान के माइंड में क्रिएट करा गया है। हम उससे बाहर कुछ नहीं बन सकते। Whatever we are, it is already pre-decided by the universe or the God or whatever energy you call it. ये वो है क्या ये जो essentialism. प्रारब्ध में लिखा हुआ है, ऐसा कुछ? This is essentialism. Essentialism. As opposed to essentialism came a new school of thought called existentialism. Okay. इनका मानना है कि हमारा पहले जन्म होता है, we first exist and then we create our essence. तो as opposed to them, हमारा essence हम खुद बनाते हैं। हम जो भी चाहें, जैसा भी चाहें, वो हम बना सकते हैं। That is existentialism. तो I think throughout the life, this concept will or should guide us and help us to be better versions of ourselves. Okay, तो एस्से में हेल्प हो गई, हाँ जी, एथिक्स में हेल्प हो गई, बिल्कुल। इवन द इंटरव्यू ऑल्सो, जो कि काफ़ी मेजर हो जाता है, 275 मार्क्स। सो आई गेस मोर देन 1000 मार्क्स तो फिलोसफी ऑप्शन ही दिला रहा है। You can 500 say that. 500 You can say that. is 5 optional, plus 5, yes. Plus 250 more. 250 275 more. 250 of ethics and 275 But of having said that, let's caution the viewers कि अगर आपको लेना है, first do your own research. yes. Because for me, philosophy might be something which I like. Yes. It might not be that you don't like. But just because you are being fascinated by the conversation we are having, Yes. you should not take it. Yes. Because then next year you should not be cursing us कि हमारे कहने पे philosophy ले ले. Healthy decision, मतलब Yes, सब कुछ absolutely. चीजें एक You have अच्छे to से take analyze all करनी। the pros and cons into account, and after that you have to take a decision. So we were talking about the interview. Philosophy was helping in interview. So let's discuss about the interview. How was your interview? Because you have scored one of the highest marks, 210 marks in this year's interview. So how was, when was your interview? Interview, I think it was on February 28th. So what And was that on? it was a good experience. Interview actually, as I've always believed, it is not an interview. It is just a kind of conversation with, just like we are having a conversation. I think it was just similar with the board also. With the elders. Yes, just the age group group differs. But I think because of the difference in the age group, you have that opportunity and you have that chance that you can wow them with your energy and positivity. Because they have so much of experience and knowledge, you cannot match them. That is for sure. What you can do with your honesty, with your clarity of mind, clarity of purpose, with your confidence, and of course with your positive energy. These are some elements which I think which you are able to project to the board. I think that is the recipe of a good marks. But having said that, I think we should not be credited for so much for having good marks, because I think board has been a little lenient this time. So sir, if you are able to recall any question from your actual interview. Actually, my interview was more focused upon defense and India's potential with defense and what are the way forward, and something to do with the philosophy also, and a little bit about Jammu and Kashmir. In Jammu and Kashmir, I especially recall a question was asked about the Chicken Neck border. Okay. And if you are aware or the viewers are aware, Chicken Neck border is a shape of the border which is very close to my hometown. It is the shape of a chicken's neck. Okay. It is in Kanachak is an area in Aknoor, just near to Aknoor. Okay. And it is like an enclave in which you just keep entering the enemy's territory. So on three sides you have Pakistan and we have Indian territory on the other. So once you enter that, so you are surrounded by the enemy on three sides. So that is the Chicken Neck border. And I have personally, because I live there and plus I've served in that area, so I was aware of that, so I could easily answer that. Plus I was also asked about the Aknoor regarding, there's a ghat in Aknoor called Jiapota Ghat. So I was asked about what is the significance of that. That is actually the Tilak ceremony of one of the kings of the Dogra rulers, one of the Dogra rulers. Then I was asked about General Zorawar Singh, about his importance in history. And a little bit I was asked about India's defense plans, modernization. So, and philosophy also. The questions revolved about the difference between Indian and Western philosophy. Okay. And at the same time, I would just clarify with the viewers that there were certain questions which I could not answer also. Like in philosophy itself, one of the board members asked me a question about one of the Western philosophers, which is not a part of the curriculum. And I'm not a very well-read man in terms of non-curriculum philosophy. So I was very honest with them. Sir, I've not heard about this philosopher, let alone just take a guess about what his philosophy is. So I think that honesty has to be reflected. If you know it, not bluff. Yes, if you know it, just say it. If you don't know, just say sorry and
except that you've not read that. ओके, तो मतलब सर कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आए जहाँ पे आपने उनसे पूछ के बोला कि कैन आई गेस? Not exactly guess, but yes, इस क्वेश्चन में मैंने कहा कि सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर फिलोसोफर. And even in the question related to General Zorawar Singh, so he asked me, what do you know about him? So I had actually not read, I know about him, but not read exactly in terms of chronology and all those, at what particular era he was there. So I just said, sir, this is what I am aware of. If you want me to go ahead, it would just be a guess. So they told me that let's end it here. So your interview reminds me of a scene of 12th Fail movie. Have you watched that? I actually don't watch movies, but yes, I'm aware of the movie and I've seen a few trailers of that. उसमें सर एक सीन था फाइनल इंटरव्यू का, Okay. जिसमें मनोज सर का इंटरव्यू चल रहा था, Okay. जिस पे वो मूवी बेस्ड है. I think I've seen that particular part I've seen. वो एक राउंड टेबल थी, Yes. उसमें मेंबर्स बैठे हैं, तो उन्होंने कुछ मतलब काफ़ी हार्श क्वेश्चन कि जस्ट टोटल वेस्ट ऑफ टाइम, गो आउट. तो वो is this a reality of real interview? Because one of the board members of UPSC in this years only, they have asked a candidate that what have shown in 12th fail, is this we are like that? I don't think so. My experience has not been the same. They are very cordial. Their first attempt, the first thing that they try to do is to make the candidate comfortable. They make you feel at home, and only after that they start the conversation. Maybe at some times, or with some candidates who might try to, or who they might find wanting on certain things, they might want to grill them on certain aspects. For example, if somebody or somebody's integrity is under question, or it is clear that somebody is trying to fake certain things, then obviously the board might get offended and they might try to cross question and grill him. But otherwise, generally, the board is very cordial and the whole aim is to make things comfortable for the candidate. So I think it is a wrong notion to say that all the boards are like that, or a particular board will be same for all the candidates. Maybe one odd case where such situation demands to be acting like that. But Otherwise, more or less they are cordial. they're very cordial, very comfortable. Okay, any uniqueness you can recall in your actual interview? Any Uniqueness in terms of any question you were not expecting, or anything happened which you were not expecting or which you were not prepared for? Not that I was not expecting, but one question which I was expecting and it was asked. It was regarding, actually, I was wearing a tie which belongs to the military. So I think one of the members had something to do with military. I'm not sure who he was. So he asked me a question about the significance of the tie. So it had crosswords in it and a sign of eagle on that. So which depicts both bravery and courage, wisdom, and is a symbol of the Indian Army. So I was able to answer that. Okay, so by this question I can say that there is no test of knowledge. It's just a Not basic conversation which you are Interview there. is actually not a test of knowledge. It is just a pure conversation. Just like you and me are having a conversation, interview is as cordial as this. The only thing is, we are frightened. We as candidates think that they are going to grill us. That is not their aim. Their aim is to just try and find out what you are based on a very limited time of 20-25 minutes. That is the, I think, duration of most of the interviews. So their aim is just to see that, are you confident enough? Are you having that clarity of thought process? And are you able to relate to the constitutional values? I think these are the major requirements of a good interview. So towards the end, sir, we have some students' question for you. Okay. So Ankita is asking that, sir, not able to clear prelims. What should I do so that I can clear prelims easily? देखो, सबसे पहले इसमें यह है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस रीजन से नहीं हो पा रहा है. ऐसे जनरली, मतलब जनरल स्टेटमेंट में दे दूं कि ज़्यादा पढ़ लो, तो दैट वुड नॉट बी अ वेरी गुड सजेशन टू गिव. तो पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस कारण से नहीं हुआ, वेदर इट इज CSAT और इट इज GS. GS में भी अगर नहीं हुआ है तो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जहाँ आप ठीक कर रहे हो, और कौन से सब्जेक्ट हैं जहाँ पे आप यू आर अ लिटिल शेकी एज कम्पेयर टू द अदर. तो वो जब आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू फोकस कि कहाँ पे काम करना है. इसके अलावा जो मतलब सब लोग रेकमेंड करेंगे, आई विल ऑल्सो रेकमेंड, रिवाइज एज मच एज पॉसिबल. अभी भी अगर आपके पास 50-55 दिन बचे हैं, एटलीस्ट 3 रिविजन्स फ्रॉम नाउ, प्लस एज मैनी मॉक टेस्ट एज पॉसिबल. अगर मतलब सिंपल वर्ड्स में, रिविजन प्लस एज मैनी मॉक टेस्ट एज पॉसिबल. और एक तीसरी चीज, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन बट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रिपरेशन, कि जिस दिन आप एग्जाम में बैठोगे वो 2 घंटे CSAT के और 2 घंटे GS के,
That is the time जब you cannot be nervous, you cannot have anxiety. तो उसके लिए प्रिपेयर करो कि वो एग्जाम के 2 घंटे यू आर एट पीस ऑफ माइंड, यू आर एट टोटल कंफर्ट, क्योंकि व्हेन यू आर कंफर्टेबल यू विल बी एबल टू परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज. हो सकता है कि आप अगर एंजाइटी में चले जाएं तो आपको आते हुए क्वेश्चन यू विल बी नॉट अटेम्प्टिंग करेक्टली. सो जस्ट ट्रेन योरसेल्फ धीरे धीरे, गो फॉर अ लिटिल वॉक, गो फॉर योगा और वट एवर सूट्स यू, लिसन टू द म्यूजिक. लेकिन आपको अपने दिमाग को अभी धीरे धीरे शांत करना शुरू करना है. यू हैव टू टोटली बी एट काम and you will be at your peak on the day of the examination in terms of your calmness. So that is one of the suggestions which I would like to give to Ankita. This question is important also, sir, because this year's prelims question, I guess slowly and gradually prelims is becoming the game changer. So we should now give our focus equally to prelims also. Absolutely. In fact, prelims never could have been taken lightly, at least not in the last 4-5 years. So I think जनवरी इटसेल्फ और फरवरी इटसेल्फ प्रीलिम्स की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए, बिकॉज दैट गिव्स यू एम्पल टाइम कि जो आपकी वीकनेसेस हैं उस पर आप काम कर सको. एंड नाउ सिंस 50-55 डेज आर लेफ्ट, तो जो पीछे हुआ जस्ट लीव इट, जस्ट फोकस ऑन सिंप्लिसिटी ऑफ प्लानिंग. एक सिंपल प्लान रखिए कि मुझे दिन में यही करना है, और ज़्यादा मत सोचिए कि ये रह गया वो रह गया. जो आपने पढ़ा है उसका मल्टीपल रिविजन्स करिए. एंड आई एम श्योर, मतलब अगर आप ये सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे देन मोर लाइकली देन नॉट यू विल मेक इट. So it is right to say that is it a rejection stage? Not exactly. Everything is there to be still fought for. And I think अगर आपने I believe that अगर आपने फॉर्म भरा है, अभी तक आपने बहुत पढ़ाई कर चुके होंगे ऑलरेडी, तो 50 दिन फिर भी बहुत है. 50 दिन में अगर आप 3 रिविजन कर लेते हैं, करंट प्लस द मेंस, और सफिशिएंट नंबर ऑफ मॉक टेस्ट अगर आप लगा लेते हैं, देन क्वाइट लाइकली दैट यू विल बी एबल टू मेक इट. एंड प्लस अगर आपने देखा 75 इज द कट ऑफ दिस ईयर, तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू स्कोर 120. आपको टू बी सेफ 90-100 स्कोर करना है. तो थोड़ा सा मैथ्स का नंबर विद 50-60 करेक्ट आंसर्स, यू कैन इजीली मेक इट. Next question is of Rishabh. Sir, I'm not able to focus on studies. Phone is becoming the major distraction. Please tell me what should I do? And learn discipline. I think जो हमने पहले भी डिस्कस करा, if you cannot learn discipline, then of course you will either have to regret later. There's a very famous quote which says that you either undergo the pain of discipline or the pain of regret. तो अभी अगर डिसिप्लिन नहीं होगा, बाद में रिग्रेट होगा. There is another quote which I often quote. It's a Urdu couplet which says that वक्त बर्बाद करने वालों वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा, उसको हालात ही ना छोड़ेंगे जो खुद को हालातों पे छोड़ेगा. तो it is no time to waste your time with the phones. Just talk to yourself every day and remind yourself that you have taken a decision that is going to change your life. And it is such a big decision that you cannot waste such a big decision just on the piddly thing as a phone. So I think you need to take control of your life. But sir, really में ये question आज की generation की, it's a very apt question, because today majority of the time if you see spend it on the phone, either Facebook or Instagram. कभी कभी ये आती हैं चीज़ें कि आप पढ़ रहे हो, आपने फ़ोन खोला कुछ सर्च करने के लिए, either you are searching that and after that you are moving to Instagram Reels or Facebook or YouTube Shorts. That is very true. तो उसके लिए देखो कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन की कमी है. तो फिर भी मतलब if you are not able to control, तो you can always do one thing, that do a reality check every 15 minutes or half an hour once you pick up the phone. Reality check in terms of talk to yourself. Suppose you took out the phone to search for something, some important topic. Once the topic is finished, topic might take 5 to 10 minutes. After that, suppose you have opened the Instagram or the social networking sites. So they'll start consuming your time. But if you keep it a bottom line that every 15 minutes I'm going to remind myself that why I am studying. And one question which I always recommend students to ask themselves, particularly when they go to sleep at the end of the day, they can do it anytime, but especially at the end of the day, the question is, what do I want to do with my life? For example, suppose somebody wants to be a civil servant. And the next question is, whatever have I done today, has it positively contributed to where I want to be? If the answer to that question is a yes, then you can sleep peacefully with a smile on your face. But if the answer is no, then it's time to wake up and sleep with a greater determination that tomorrow, when I sleep in the evening, the answer has to be a resounding yes. So I think that is one of the ways in which that indiscipline part can be checked.
Okay, the next question is of Ajay. Ajay is asking that, sir, I'm making notes but not able to revise them. Sir, please tell how you used to make notes and how you managed to revise it. देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नोट्स आपको बिल्कुल लिमिटेड बनाने हैं। अगर आप नोट्स ही इतने एग्जॉस्टिव बना लोगे, इट बिकम्स अ बुक इन इटसेल्फ, देन देयर इज नो पॉइंट मेकिंग नोट्स। तो पहला जो उसूल है नोट्स बनाने का, नोट्स उस चीज़ के बनाने हैं जो कहीं भी स्टैटिक पोर्शन में नहीं है, कोई भी कहीं भी करंट अफेयर्स की सोर्स में आपके पास नहीं है, सिर्फ उसी चीज़ के नोट्स बनाने हैं। और जब नोट्स आपके बिल्कुल कंसाइज होंगे तो फिर ऑटोमेटिकली रिविजन भी करने में आपको आसानी होगी और जल्दी हो जाएगा। सो दैट इज द वे। बी वेरी जुडिशियस इन टर्म्स ऑफ कि क्या किस चीज़ के नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल लिमिटेड नोट्स होने चाहिए। सर, इसमें एक ये भी बात आती है कि उतना ही बनाओ जो आप रिवाइज भी कर पाओ। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अगर हम टेस्ट की बात करते हैं, मॉक टेस्ट लगाए, सपोज आपने 50 मॉक टेस्ट लगाए हैं और आपने हर टेस्ट के 5 पेज के नोट्स बना लिए, तो बाय द टाइम यू एंड अप यू विल हैव 300 पेजेस। तो वहीं अगर आपने कॉन्शियसली एफर्ट करा है, यू विल नॉट मेक मोर देन वन साइडेड शीट के नोट्स से ज़्यादा आप एक टेस्ट के नोट्स नहीं बनाए। तो देन बाय द एंड ऑफ 50 टेस्ट यू विल ओनली हैव 25 पेजेस। तो 25 पेजेस यू कैन रिवाइज इन Easily. 2 hours और 3 hours at max। सो यू हैव टू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट कि नोट उस चीज़ के बनाने हैं जो कहीं आपके पास किसी और सोर्स में मेंशन नहीं है। तो दैट विल सेव योर टाइम, ऑटोमेटिकली रिविजन भी ज़्यादा हो। Yes, sir, initially with all Josh, we start with making all such notes, even making the other book out of it. Then we're That- not able to revise. आई थिंक दैट इज द प्रॉब्लम कि ज़्यादा एफर्ट मारने के चक्कर में वी एंड अप क्रिएटिंग अनदर बुक। तो फिर व्हाट वाज द रीज़न कि हम बुक से क्यों पढ़े फिर हम? बट क्या है कि सीक्रेट ऑफ क्विक रिवीजन इज जहाँ से आपने बार बार पढ़ा है वहीं से रिवाइज करें। तो अगर स्टैटिक पोर्शन, फॉर एग्जांपल अगर हम हिस्ट्री की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपने स्पेक्ट्रम से पढ़ी हुई है, तो स्पेक्ट्रम मेरे ख्याल से तो अपने आप में ही इज़ अ वेरी वेल कंपाइल्ड बुक। उसके मतलब हर पेज के एंड में समरी इज गिवन, तो नोट्स बनाने का स्कोप इज़ वेरी लिमिटेड। तो अगर मैंने वहाँ से 3-4 बार अपना स्पेक्ट्रम 5 बार पढ़ी है, नेक्स्ट टाइम मैंने रीड इट विल नॉट टेक मी मोर देन 3 days और 4 days टू रीड द एंटायर स्पेक्ट्रम, अगर मैं डेडिकेटेडली सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़ रहा हूँ। बट इन केस आई मेक नोट्स एंड स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम देम, फिर वो नोट्स विल बिकम द फर्स्ट टाइम रीडिंग हो जाएगी वो, तो दैट विल टेक एक्स्ट्रा टाइम। वही पोर्शन में स्पेक्ट्रम से पढ़ूंगा, दैट विल टेक मी लेस टाइम। तो दैट इज वाई आपको स्टिक करना है इस प्रिंसिपल से कि नोट्स बिल्कुल जुडिशियसली उस चीज़ के बनाने हैं जो आपका कहीं भी स्टैटिक में या फिर आपका करंट अफेयर्स का जो भी सोर्स है उसमें नहीं है, सिर्फ उस चीज़ के बनाने। Okay. The last question for the day. Abhijit is asking, sir, how to enjoy life along with the preparation. देखो, वी वेरी श्योर कि लाइफ में एंजॉयमेंट इज एज इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन एज ड्यूरिंग एनी अदर टाइम। अगर आप पूरा दिन पढ़ाई कर रहे हैं, देर इज नो हार्म कि आप आधा घंटा 1 घंटा निकाल के go for a walk, talk to your friends if you like watching movie, or movie will become a little lengthy for the UPSC aspirants. Yes. But if you want to see little bit of clippings for half an hour or 20 minutes, but I personally do not prefer that, because in a way you are already giving your attention to books, and then after that you are giving your attention to a screen, so screen time increases and your effectiveness or efficiency will go down. So it is always good, अगर enjoyment, what is उसमें important है कि what is enjoyment for you. If enjoyment is going out for play, going to gym, or talking to friends, or talking to your parents, तो वो enjoyment है, तो that is a healthy routine, or some hobby of yours. But अगर hobby के चक्कर में you are watching TV and you end up watching 2 hours and 3 hours every day, तो then it is not going to serve the purpose. Enjoyment is important, but as long as we can keep it within that stipulated time. मतलब सब बेसिकली वो है कि आप जब पूरे दिन पढ़ रहे हो तो 4 दीवारी में बंद होके ही नहीं रहना है हमेशा। Absolutely, absolutely. यू हैव टू मूव आउट ऑफ योर। मैंने जैसे पहले सवाल पे कहा कि ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन आपका जो मेंटल स्टेट है, दैट हैज टू बी परफेक्टली काम, और बिल्कुल आप श्योर होने चाहिए, कंपोज्ड होने चाहिए। दैट इज ओनली गोइंग टू हैपन जब आपके डेली रूटीन में यू आर डूइंग सम योगा और सम फिजिकल एक्सरसाइजेस, और यू आर गोइंग फॉर अ वॉक, बिकॉज दैट इज द टाइम व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, यू गेट कनेक्टेड टू योर इनर सेल्फ, एंड वंस वी गेट कनेक्टेड टू आवर इनर सेल्फ, I think there is nothing that can disturb our peace of mind, or that is what is required during the prelims। खासकर जो prelims, especially जो CSAT है या फिर कई बार GS dicey हो जाता है, तो उस वक्त क्या होता है, you get nervous, you get anxious. I'll give you my example. When I was attempting this year's GS prelims, in the first 20 minutes in my particular series, I had questions of medieval and ancient history. The first 20 questions were from there, and coincidentally, this time a lot of questions were there from ancient and medieval. And I clearly remember in the first 20 minutes,
I was only able to attempt one question with certainty. तो 20 मिनट में मैं सिर्फ एक क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर जानता था, बाकी आई हैड सम वेग आइडिया बट आई नॉट मार्क्ड एनी. तो दैट point of time, if I get anxious or if I get nervous, then the game is over then and there. But if I am able to compose myself and keep my calm, I think I can still win the battle from there. Okay. And towards the end, sir, a rapid fire round with you. Yes, sure. Okay. So Aknoor or Delhi? Aknoor. Army or UPSC? That's Very critical a very question. difficult question. Earlier Army, now UPSC. Okay. Favorite destination place to visit? Mountains. Mountains. Home food or street food? Home food. School life or college life? School life. Favorite dessert? Gulab jamun with ice cream. Gulab jamun with ice cream. Yes. Okay. Nice combination. Yeah. Which dish do you cook best? Chicken. Chicken. Yeah. Okay. What is your hidden talent? To never give up To never give up. and to write poems, which force people to never give up. Early bird or a night owl? I was an early bird. Off late I've become, but I prefer being an early bird. Okay. Chai or coffee? Coffee. Okay. Peaceful environment or hustling or bustling? Peaceful, peace and serene. Okay. Thank you so much, sir. It was a nice interaction Pleasure. with you. It was a pleasure. And thank you so much for giving your time. It's always a pleasure. हाँ, थैंक यू सो मच. आप सभी का भी आपने इतना टाइम दिया. लौटेंगे फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ. देखते रहिए तथास्तु का संवाद पॉडकास्ट. कीप सपोर्टिंग अस. थैंक यू. जय हिंद.